निर्णय आईएएस बाय ऑफिसर्स फॉर फ्यूचर ऑफिसर्स। हेलो एंड वेलकम टू निर्णय आईएएस। मेरा नाम है वसु कटारा। आई टीच इकोनॉमिक्स टू द यूपीएससी एस्पिरेंट्स। इस वीडियो में आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी मैक्रो इकोनॉमिक्स की कवर कराई जा रही है। दिस विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू ऑल ऑफ यू। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं या आप पहले भी इसको कवर कर चुके हैं एंड जस्ट वांटेड टू रिवाइज समथिंग, ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। सो वन रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप सबकी तरफ से वही गुरु दक्षिणा है। और आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इस क्लास की along with many other PDFs and previous year questions by filling the Google form, clicking on the link which is in the description. Start करते हैं chapter number 1 of the 12th class NCERT, that is the introduction. Introduction to what? Introduction to macroeconomics. What is macroeconomics? मैक्रो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टडी करता है हमारी इकोनॉमी को ओवरऑल लेवल पर, जिसमें आप हमारे इकोनॉमी के अंदर बड़े बड़े डिसीजंस कि चीजों के प्राइसेस कितने होने चाहिए, व्हाट शुड बी दी ओवरऑल प्राइस लेवल, देश में एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कैसी है, उसके साथ साथ देश के अंदर लोग जो जी रहे हैं, व्हाट इज द लेवल ऑफ वेल बीइंग। अगर देश अमीर होगा तो वेल बीइंग हाई होगी। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जैसे वेल बीइंग काफी हाई है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है, क्योंकि उनके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। मतलब उन्होंने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की कोशिश करी, लोगों के पास रोजगार है, इन्फ्लेशन कंट्रोल, महंगाई कंट्रोल करने की कोशिश करी, उन्होंने अपने देश में इतना रिजर्व रखा कि कल को देश कर्ज में डूब जाए, कल को कंट्रीज के ऊपर डेट बढ़ जाए तो वो उसको पे ऑफ कर सके। तो उन्होंने ऐसे बड़े बड़े सवालों के ऊपर काम किया। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि इकोनॉमी के अलग अलग एरियाज को हमें सॉल्व करना है, सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं एट द लेवल ऑफ द होल इकोनॉमी। तो जब आप कंट्री के लेवल पे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट आता है। और नॉर्मली कोई भी देश जब तरक्की कर रहा होता है तो उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, सरकार प्राइस को भी कंट्रोल कर पाती है और प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा बढ़ाती है। और जब देश की ग्रोथ हो ही नहीं रही होती है उसमें प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, उसके अंदर महंगाई बढ़ने लगती है, लोगों के लिए प्राइस अफोर्डेबल ही नहीं रहता एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो रिड्यूस। तो दोस्तों यही हमें देखना होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कि किस प्रकार हम इन सारे एरियाज को, एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करेंगे। It is a representation of a whole economy of a whole country के इंडिया जो है 140 करोड़ 150 करोड़ लोगों का देश है ना। अगर आप इस पूरे देश भर के लेवल पर इकोनॉमिक एनालिसिस करते हो तो इसे मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। आप एक इंसान के लेवल पे इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि शर्मा जी, वर्मा जी, कपूर साहब ये क्यों आईफोन खरीद रहे हैं, ये इन्होंने क्यों लोन लिया, ये क्यों जॉब कर रहे हैं। आप ऐसे डिसीजंस नहीं देख रहे हो। यू आर लुकिंग एट द मेजर लेवल डिसीजंस व्हिच आर हैपनिंग एट द कंट्री लेवल। और कंट्री लेवल पर अलग अलग सिचुएशंस हो सकती है महंगाई के हालात है, इन्फ्लेशन है, हो सकता है इकोनॉमिक डिप्रेशन या रिसेशन के हालात में चले जाए। आगे एडम स्मिथ नाम के एक व्यक्ति हैं जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है। 250 साल पहले इन्होंने किताब लिखी थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। कोई देश अमीर है तो क्यों है, कोई देश अमीर नहीं है तो क्यों नहीं है। इनकी बुक में इन्होंने अलग अलग कंट्रीज की रिसर्च करी। यूके, ब्रिटेन के बारे में देखा कि इसने अलग अलग जगहों पर टेरिटरीज एक्वायर करी। इंडिया में आकर भी ब्रिटिशर्स ने अपना राज शुरू किया। अमेरिका के ऊपर भी उनका ही कंट्रोल था, नॉर्थ अमेरिका के ऊपर। तो बेसिकली ये एक बात समझ गए कि जिस देश के पास रिसोर्स होगा, जिस कंट्री के पास संपत्ति होगी, एसेट्स होंगे, वही कंट्री ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएगी, ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर पाएगी। सरकार को अपने प्राइवेट सेक्टर के काम में हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस नहीं करना, खुला छोड़ दो प्राइवेट सेक्टर को, अपने हाल पे छोड़ दो, लेट इट बी, ऐसा एडम स्मिथ ने, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, इन्होंने कहा। तो कहीं ना कहीं यहां से इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच शुरू हो जाती है। पर तब इतना डीप में जाके किसी ने ये नहीं सोचा था कि इकोनॉमिक्स को आप एक इंसान, एक इंडिविजुअल के लेवल पे, एक इकोनॉमिक एजेंट के लेवल पे, जैसे मैं एक इकोनॉमिक एजेंट हूं, आप एक इकोनॉमिक एजेंट हो, हमारे घर के पास की किराने की दुकान जो है जहां से गेहूं चावल आटा लाते हो, वो एक इकोनॉमिक एजेंट है। हम एक एक इकोनॉमिक एजेंट या इंडिविजुअल या एक कंपनी के लेवल पर भी इकोनॉमिक एनालिसिस कर सकते हैं दोस्तों।
कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन, कोई कंज्यूमर एक पर्टिकुलर चीज खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है, कोई पर्टिकुलर चीज को एक प्रोड्यूसर बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है, सरकारें अगर टैक्स लगा रही है हमारे ऊपर तो क्यों लगा रही है, बैंक का इंटरेस्ट रेट इतना है लोन पे तो क्यों है, कितना टैक्स सरकार लगा रही है, ये सब इकोनॉमिक एनालिसिस हैं जो अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एजेंट, चाहे वो हम हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो सरकार हो, ये सब ये डिसीजन लेते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये जो इकोनॉमिक एजेंट्स के डिसीजन है, अगर एक इंसान के लेवल पे देखते हो तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आ जाता है। एक इंसान के लेवल पे कोई चीज की डिमांड कब करता है इंसान, सप्लाई कब करता है इंसान, हमारे कंज्यूमर्स के लेवल पे हम डिसीजन कब लेते हैं, अगर आप ये देखते हो इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन, चाहे खरीदार के चाहे बेचने वाले के, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो शब्द का ही मतलब है कि बहुत छोटे स्केल पे, बहुत कम स्केल पे, बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है विशाल काय, लार्ज, ग्रैंड, कंट्री लेवल, टोटल डिमांड, टोटल सप्लाई इन द कंट्री। अगर एक इंसान आईफोन की डिमांड कर रहा है, एप्पल उसे सप्लाई कर रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। पर एप्पल कंपनी करोड़ों फोन जो बेच रही है, करोड़ों कंज्यूमर जो खरीद रहे हैं, और टोटल हम डिमांड और सप्लाई को देखें तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है बेटा। माइक्रो इकोनॉमिक्स हम इसलिए देखते हैं कि कंपनीज डिसाइड कर सके, भाई 2 लाख रुपए का भी फोन आता है और 20,000 का भी आता है, क्यों कंज्यूमर्स या इंडिविजुअल्स प्रेफर करते हैं 2 लाख का फोन खरीदना, कंपनी उन बातों को समझे और उसके हिसाब से उन मोबाइल फोन्स को बेचे ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स की कंपनी का लेवल, इंडिविजुअल का लेवल है, छोटा लेवल है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर जब आप समझने की कोशिश करते हो, उसके बेसिस पे चीजें बनाओगे, प्रोड्यूस करोगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के तहत ही आता है। बट ऑन द अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑन द लार्जर लेवल, वो पूरे देश की सिचुएशन को, महंगाई की सिचुएशन को, देश की एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को, कर्ज को, कितना डेट सरकार लेकर बैठी है, इन सब को देखता है। ठीक है जी। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत कहां से हुई, इकोनॉमिक्स की शुरुआत तो एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट से शुरू हुई, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच, ये कहां से शुरू हुई, तो एक सेपरेट ब्रांच जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी किताब जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी, एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, 1936 में लिखी है। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, इनके जो कॉन्सेप्ट थे मदद आ गए यूएसए के। एक्चुअली क्या था, वर्ल्ड वॉर वन के बाद 1914 से 18 के बीच में वर्ल्ड वॉर वन हुई, दुनिया में बहुत तबाही मची, अमेरिका बिकेम द प्रोड्यूसर, द मैन्युफैक्चरर। हमने अमेरिका देखा कि अमेरिका ने दबा के दुनिया को सामान बेचा, बिजनेसेस ग्रो करे, बहुत तरक्की करी अमेरिका ने। पर व्हाट आफ्टर वर्ल्ड वॉर, जब डिमांड थोड़ी कम हो जाएगी, अमेरिका के प्रोडक्ट्स की डिमांड कम होने लगी, कंपनियां इतना लोन लेकर बैठी थी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोल के बैठी थी, भाई वो कर्ज चुकाने लायक नहीं बची, क्योंकि डिमांड कम हो गई है इकोनॉमी के अंदर। एक ऐसा समय आया, कई सारी अमेरिकन कंपनीज ही बंद पड़ गई, समाप्त पड़ गई। अब करें तो करें क्या, आगे कैसे जाएं? तो इसलिए जॉन मेनार्ड कीन्स का सिद्धांत यूएस गवर्नमेंट ने यूज किया, यहाँ पे सरकार खुद उतरकर लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज देने लगी। वरना पहले एडम स्मिथ ने क्या कहा था, मत छेड़ो प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफियर इन प्राइवेट मैटर्स, प्राइवेट बिजनेसेस। जॉन मेनार्ड कीन्स कह रहे हैं करो इंटरफियर, रेगुलेट करो, ये तो लालची है, पैसा कमाएंगे और गरीबों की भलाई के बारे में तो नहीं सोचेंगे ना। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी में उन्होंने ये साफ कह दिया दैट गवर्नमेंट हैज टू इंटरफियर, इफ द प्राइवेट सेक्टर इज वर्किंग द गवर्नमेंट सेक्टर हैज टू कम इन बिटवीन एंड रेगुलेट। ध्यान दो, वर्कर्स की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करने का सोचो। अमेरिका ने ग्रैंड हूवर डैम प्रोजेक्ट शुरू किया, एक बांध बनाया, कई लोगों को नौकरियां मिली, रोजगार मिला, खाने के पैसे मिले, और इस वजह से अमेरिका जो है वो एक बड़ी क्राइसिस, जिसको हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन कहते हैं, 1929-30 में जो फैला, उससे बाहर आ सका, खुद भी बाहर आ सका, यूरोप को भी बाहर ला सका, और दुनिया के अंदर अलग अलग देशों में क्राइसिस इससे अवर्ट हो पाई, ऑल थैंक्स टू जॉन मेनार्ड कीन्स। तो उन्होंने अपनी बुक के अंदर ये पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हर सेक्टर इंटरकनेक्टेड है, हर सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। अगर सरकार ये नहीं देखेगी कि कहीं कोई करप्शन तो नहीं हो रहा, कहीं कोई इनएफिशिएंसी तो नहीं है इकोनॉमी में, तो फिर सरकार का काम ही क्या बचा। गवर्नमेंट का रोल है टू लुक इनटू द इनएफिशिएंट एस्पेक्ट्स और उनको सॉल्व करना, उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना है। अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करो, महंगाई है, महंगाई कंट्रोल करो,
बहुत ज्यादा सरकार के ऊपर कर्ज हो गया है, तो उसको चुकाने की धीरे धीरे कोशिश करो, नया पैसा मत खर्चो, प्रीवियस उधार को चुकाओ। ये तो वही बात हो गई, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल 10 लाख रुपए और मैं जा रहा हूं बीएमडब्ल्यू देखने, एक गाड़ी खरीदूंगा वो भी लोन पे, इसलिए पहले पुराना लोन तो चुका दें। ऐसा जॉन मेनार्ड कीन्स का अप्रोच था। जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी के सिस्टम को बढ़ावा दिया, और वही मिक्स्ड इकोनॉमी का सिस्टम आज इंडिया भी अडॉप्ट कर पाया है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे। तो आप ये समझ गए कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल कभी भी एक इंसान के लेवल पे या कुछ इंसानों के लेवल पे नहीं होता, पूरे देश भर के लेवल पे जो बड़ी बड़ी पॉलिसियां होती है सरकार की, जैसे टैक्स कितना लगाना है, जैसे बजट इस साल का कैसे बनेगा, जैसे कितना पैसा मनी के फॉर्म में सर्कुलेट इकोनॉमी में होना चाहिए, जैसे लोन का इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, ये सारे बड़े बड़े डिसीजंस मैक्रो इकोनॉमिक्स में लिए जाते हैं। भारत सरकार की बॉडीज जैसे आरबीआई, जैसे सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इनके द्वारा ये बड़े बड़े डिसीजंस, रेगुलेशंस के काम किए जाते हैं। आरबीआई देश में कितना इंटरेस्ट रेट होना चाहिए, और लोन्स का, होम लोन, कार लोन, अरे आईफोन खरीदना है उसके लिए भी लोन, ये सारा इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आरबीआई बैकग्राउंड में लेती है। और सेबी का काम है कि हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस, हमारी स्टॉक मार्केट में किसी तरीके का कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड ना हो, स्कैम ना हो, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ऑल एंड ऑल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन सारे एस्पेक्ट्स पे काम करता है। देश में एजुकेशन लेवल सुधारना है, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है। देश में हेल्थ सिस्टम को बेटर करना है, बेहतर सरकार क्रिएट करनी है, देश को डिफेंस के लिए पैसा चाहिए, ये सब नेशनल लेवल के डिसीजंस है दोस्तों। और आपको समझ आ गया हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जो भी चीज इन एस्पेक्ट्स की तरह नेशनल लेवल के लिए प्रायोरिटी होगी, एक इंसान के इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए नहीं, पूरे देश के कलेक्टिव इंटरेस्ट के लिए, तो वो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पे एक चीज समझा दूं, तीन कॉन्सेप्ट होते हैं बड़े फेमस इकोनॉमिक सिस्टम्स के। एक होता है कैपिटलिस्ट सिस्टम। कैपिटलिस्ट सिस्टम यूएस और कई सारे वेस्टर्न कंट्रीज कुछ ना कुछ तरीके से फॉलो करते हुए आए हैं, जिसके तहत प्रॉफिट ही राजा है, प्रॉफिट ही सब कुछ है। मार्केट में जितने हाईएस्ट पॉसिबल प्राइस पे अपने प्रोडक्ट बेच सकते हो बेचो, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करो। यह है कैपिटलिज्म का ऑब्जेक्टिव, कि पैसा कमाओ और वापस इकोनॉमी की ग्रोथ में लगाओ। तो तरक्की करना, ग्रोथ करना, इसमें यह नहीं देखा जाता कि गरीबों को कितना फायदा हो रहा है, इसमें यह नहीं देखा जाता कि गरीबों के पास कितने रिसोर्सेज जा रहे हैं। हर चीज का इस्तेमाल, जमीन का, उसके ऊपर काम करने वाले लोगों का, पैसे का, सिर्फ एक सिंगल फोकस के लिए होता है कैपिटलिज्म में, कि ज्यादा से ज्यादा बस प्रॉफिट मिल जाए। प्रॉफिट इज द किंग। पर इंडिया जैसे देश में तो ये नहीं चल सकता, इसलिए नेहरू जी ने इंडिया में कैपिटलिज्म का सिद्धांत बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया कि यार हम ना सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करेंगे, सरकार कम इंटरफियर करेगी, प्राइवेट सेक्टर को ही बढ़ावा देंगे, प्राइवेट सेक्टर के लिए बिजनेस करना आसान छोड़ देंगे। एक प्रॉब्लम ये होगी, प्राइवेट सेक्टर तो अपने प्रॉफिट के लिए काम करके प्रॉफिट कमा लेगा, बट व्हाट अबाउट द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया? क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? और खासतौर पे आजादी के बाद जब देश के अंदर इतनी ज्यादा बेरोजगारी फैल चुकी थी, कुड द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया अफोर्ड सच सिस्टम? नो। देन इट वाज फिगर्ड आउट कि हमें और कोई ऑल्टरनेट सिस्टम अपनाना है, या तो कैपिटलिज्म के अलावा क्या बचता है, कम्युनिज्म या तो सोशलिज्म। कम्युनिज्म वाज टू एक्सट्रीम फॉर अस। चाइना अडॉप्टेड इट, रशिया, यूएसएसआर अडॉप्टेड इट, वी डिड नॉट वांट टू अडॉप्ट, जहां पे हर चीज सरकार की होती है। अगर आपके पास 3 गाय हैं, वो तीनों की तीनों गाय सरकार आपसे ले लेंगी। कैपिटलिज्म में तीनों आप रख सकते थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड थी। कम्युनिज्म के अंदर 3 में से 3 गाय, सारी गाय सरकार ले लेंगे, आपको बोलेंगे तुम्हें तो दूध चाहिए ना, ये लो, तुम्हारी रिक्वायरमेंट पूरी, ओनरशिप हर रिसोर्स की सरकार की होगी। ऐसा कम्युनिज्म में कहा जाता है दोस्तों। और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है सोशलिज्म का। एक फेमस इकोनॉमिक सिस्टम है समाजवाद जिसे कहते हैं, जिसमें सरकार कुछ रिसोर्सेज अपने हाथ में रखती है, कुछ प्राइवेट सेक्टर को अलाउ करती है। जैसे 3 गाय हैं, 2 से आपकी जरूरत पूरी होती है, आप रखो, एक सरकार ले लेगी और किसी गरीब में बांट देगी। तो गरीब की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, गरीबी को कम करना है, उसके लिए काम कर रही है सरकार। का जो गवर्नमेंट सेक्टर होता है उसका तो काम ही है टैक्स लगाना, टैक्स का पैसा फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चना, हेल्थ पे खर्चना, एजुकेशन पे खर्चना, ये सब गवर्नमेंट का रोल है, जो कि एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी करती है। इंडिया ने भी सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा दिया। 1991 तक, आजादी से लेकर 1991 तक इंडिया बहुत एक्टिव था सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देने में। 1991 के बाद हमने कहा कि यार सिर्फ सरकार अकेला ग्रोथ का बीड़ा उठाएगी देश के तो कुछ नहीं हो पाएगा।
सरकार को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर एक मिक्स्ड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाना होगा, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी और गवर्नमेंट भी साथ मिलकर काम करेंगे, तभी देश तरक्की कर पाएगा। लास्टली, व्हाट इज हाउस होल्ड सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब एक ऐसा सेक्टर होता है जिसमें हम जैसे आम लोग, आम व्यक्ति जो जॉब करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, जो कंपनियों से अलग अलग प्रोडक्ट्स की डिमांड करते हैं, जैसे लैपटॉप खरीद लिया एचपी का, आईफोन खरीद लिया एप्पल का, बिस्किट खरीद लिया पार्ले जी का, हम जैसे कंज्यूमर्स हाउस होल्ड के कैटेगरी में आते हैं। और इंडिया के बाहर जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, जिनसे या तो हम सामान खरीद रहे हैं, जिनको या तो हम सामान बेच रहे हैं, खुद कितने लोग हैं जो इंडिया से बाहर जाते हैं, वहां से पैसा कमा के यहाँ भेजते हैं, कितने लोग हैं जो बाहर से इंडिया आते हैं, यहां से पैसा कमा के बाहर भेजते हैं, इन सब के बीच में पैसे का जो आदान प्रदान, जो फ्लो ऑफ मनी या फ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है, सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ये सब एक्सटर्नल सेक्टर में आता है। एक्सटर्नल सेक्टर मतलब वो सब कुछ जो इंडिया के बाहर हो रहा है। ये सेक्टर्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, जिसमें एक्सटर्नल सेक्टर इंडिया के बाहर का सेक्टर है, हाउस होल्ड हम जैसे आम व्यक्ति, हमारे परिवार, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल अथॉरिटीज जो खर्चती है, हम सब के लिए हमसे ही टैक्स लेती है और हम पे ही खर्चती है। एंड प्राइवेट सेक्टर जो बिजनेसेस करते हैं, कोई भी बिजनेस के लिए 4 एस्पेक्ट चाहिए। मैं बिजनेस शुरू करना चाह रहा हूं, मैं खोलूंगा रेस्टोरेंट, सबसे पहले मेरे को रेस्टोरेंट के लिए जमीन चाहिए, लैंड, लैंड के बदले मैं देता हूं रेंट, फिर मेरे को पैसा चाहिए वहां पे रेस्टोरेंट चलाने के लिए, कैपिटल, खुद नहीं है तो लोन लेकर आऊंगा, इंटरेस्ट चुकाऊंगा उस लोन पे। थर्ड, लेबर, वर्कर्स, सैलरी देनी पड़ेगी, दिहाड़ी देनी पड़ेगी, और ये सब कर रहा हूं, कैपिटल अरेंज किया, लैंड अरेंज किया, लेबर अरेंज किया, इस सब का मेरे को क्या फायदा? मुझे प्रॉफिट मिलेगा। आई एम द एंटरप्रेन्योर, आई एम द बिजनेस पर्सन, और मैं इसका फायदा कमाऊंगा दोस्तों। तो ये है आपका एंटरप्रेन्योरशिप जो चौथा फैक्टर था। 4 फैक्टर आपने समझे, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। से विद मी, कम ऑन, यहां दोहराओ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 फैक्टर्स आपके किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए, जिनको कहा जाता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके साथ ही हम नेशनल इनकम अकाउंटिंग के डोमेन, चैप्टर 2 के डोमेन में चल रहे हैं। पता है मैंने क्यों बताया फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? किसी भी चीज को बनाने के लिए 4 चीजें चाहिए, और इन चारों चीजों का कोई ना कोई खर्चा आता है। जमीन चाहिए, किराया दो, पैसा चाहिए, ब्याज दो, आपको लेबर चाहिए, सैलरी दो। ये सब एंटरप्रेन्योरियलशिप कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रॉफिट लेकर जाओगे व्हेन यू आर कंबाइनिंग ऑल ऑफ देम टुगेदर। बड़े बड़े बिजनेस पर्सन आते हैं शार्क टैंक में, आके कहते हैं सर मैंने ये धंधा बना दिया, मैंने वो धंधा बना दिया, मैंने ये प्रॉफिट कमा लिया, मैंने वो प्रॉफिट। उन्होंने ये 4 फैक्टर्स ही तो यूज करे हैं भाई। बड़ी से बड़ी कंपनी, एप्पल जैसी कंपनी हो गई, डेल जैसी कंपनी हो गई, एचपी, सैमसंग, सोनी, ये सब इन चारों चीजों को ही इस्तेमाल करके बनी है। ये 4 फाउंडेशन है, ये 4 रूट हैं, ये 4 बेसिक फैक्टर हैं प्रोडक्शन के। जब भी किसी इकोनॉमी में कुछ प्रोड्यूस करना होता है, इन 4 चीजों को आपको यूज करना होता है। पर इकोनॉमी में तो बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस हो रही होती हैं। जैसे एग्जांपल, मैं एक बेकरी में गया कुछ दिन पहले, मैंने देखा यहां मैदा पड़ा है, यहां आटा पड़ा है, यहां पे चीनी पड़ी है, यहां पे मक्खन पड़ा है। मैंने कहा ये सब क्यों रखा है? उन्होंने कहा कि ये है रॉ मटेरियल, जिनको इंटरमीडिएट गुड भी कहते हैं। ये अभी प्रोसेस चल रही है, यूज होगा। मैंने कहा रॉ मटेरियल कैसे है भाई? अगर आटा आया है, मैदा आया है, कहीं ना कहीं गेहूं उगा होगा, गेहूं उगा और उसके बाद आटा मिला, तो आपके पास गेहूं रॉ मटेरियल था और आटा फाइनल गुड हो गया। फाइनल गुड का मतलब वो कोई भी गुड्स, वो कोई भी चीज जिसको आप फाइनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हो, उसके अंदर अब और कोई ट्रांसफॉर्मेशन या और कोई बदलाव नहीं होगा। जैसे आप रोटी खाते हो, रोटी एक फाइनल गुड है, आपने खाया, आपके पेट में गया। तो फाइनल गुड्स बेसिकली ये होते हैं कि आप उसमें अब और कोई प्रोडक्शन और कोई चेंज और कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करने जा रहे हो। बट अब वो वहां पे पड़ा हुआ आटा, वो वहां पे पड़ा हुआ मैदा, चीनी, मक्खन, वो तो एक रॉ मटेरियल था। फर्दर प्रोसेस में उसका बिस्किट बनेगा या उसकी ब्रेड बनेगी। तो मेरे को एक बात अच्छे से समझ आ गई कि अभी ये पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, अभी ये इंटरमीडिएट स्टेज में है। तो ये गुड्स अभी फाइनल गुड्स नहीं बने हैं, तो इनको तब तक हम इंटरमीडिएरी गुड्स कहेंगे। तो आपने एक चीज समझ ली कि कुछ चीजें होती है जो बिल्कुल रॉ मटेरियल कही जाती हैं, जो बिल्कुल कच्चा माल है, बिल्कुल बेसिक रॉ है। जैसे गेहूं रॉ मटेरियल था, उसके बाद बना इंटरमीडिएट गुड, आटा या मैदा, जो इस्तेमाल होगा अब एक बेकरी के काम में, जहां पे बिस्किट बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे, और फिर फाइनल गुड्स बन के निकलेंगे। तो अब आप फाइनल गुड्स का पूरी तरह मतलब समझ चुके हैं, होते क्या है?
अच्छा, इसमें भी ना दो कैटेगरी है, कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मतलब है वो गुड्स जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं, बिस्किट खा लिए, कपड़े पहन लिए, फोन चला लिया, हमने इस्तेमाल कर लिया, पहले इस्तेमाल करो फिर समझो कि कंज्यूमर गुड्स हैं। मतलब जहां पे आप किसी चीज का, सामान का अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने चेहरे पे खुशी लाने के लिए इस्तेमाल करते हो। यू गेट सेटिस्फाइड आफ्टर यूजिंग सच थिंग्स। बीमार हो, दवाई लगाई, दैट इज अ कंज्यूमर गुड, राइट? यू आर कंज्यूमिंग इट। आपके पास कपड़े हैं जो आपने पहने, यू आर कंज्यूमिंग इट। आप फोन चला रहे हो। इसके ऑपोजिशन में कैपिटल गुड्स नाम की भी एक चीज होती है। कैपिटल गुड्स बड़ी बड़ी मशीनें हैं जो बिजनेसेस के अंदर यूज होती हैं, जिनसे आप कोई और गुड्स या कोई और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हो। जैसे एग्जांपल दूं, जो भी क्रेन फैक्ट्रियों के अंदर चल रही होती हैं, ट्रक चल रहे होते हैं, ये कैपिटल गुड्स हैं, ये बिजनेस के अंदर यूज हो रहे हैं। ये वो फिजिकल एसेट्स हैं जिनको आप अभी आगे और चीजों में यूज कर रहे हो। मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिसमें मैदा डाल दो, बेसन डाल दो, चीनी डाल दो, मक्खन डाल दो, बढ़िया से बिस्किट और ब्रेड बन के निकलेगी। तो वो मशीन अभी कंज्यूमर गुड्स को बना रही है। ऐसी मशीन को कैपिटल गुड्स कहते हैं दोस्तों। तो आप अब समझ चुके हैं कंज्यूमर गुड और कैपिटल गुड के बीच का फर्क क्या है। इंटरमीडिएट का फर्क पहले ही बता चुका था, जो यहां लिखा है, तो हम ये भी कर चुके हैं। अब हमें समझना है फ्लो और स्टॉक, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ईजी है। इकोनॉमिक्स में ये कॉन्सेप्ट आप इसलिए देखते हैं ताकि पैसे का लेवल पता कर सके। एक होता है अभी के अभी, आज के आज, मुझे ये बताओ मेरी जेब में कितना पैसा पड़ा है। और एक होता है जिसमें आप बताओगे कि पिछले 6 महीने, पिछले 3 महीने, पिछले 4 महीने, पिछले 1 साल में आपने कितना पैसा कमाया है। जब मैं कहता हूं कि यार पिछले 1 साल में मैंने 1 करोड़ रुपए कमाए हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ मनी। क्योंकि हो सकता है किसी दिन मेरे पास सिर्फ 50 रुपए आए हो, और हो सकता है किसी दिन मेरे पास 50,000 रुपए आए हो, और हो सकता है कभी मुझे 21 दिन में पैसा डबल करने वाली स्कीम मिल गई और मैंने अपना पैसा डबल कर लिया 21 दिन के अंदर, राइट? तो फ्लो ऑफ मनी ऑलवेज मेजर्स द मनी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 6 महीने में, 3 महीने में, 2 महीने में कितना पैसा आपके पास टोटल रहा, दैट इज फ्लो ऑफ मनी। और दैट इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट, जहां पे कोई भी चीज आप पीरियड ऑफ टाइम के हिसाब से, 1 महीना जैसे एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसके हिसाब से देखते हो। स्टॉक का मतलब है अभी, आज। जैसे एक जेठालाल की दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें आया कोई टीवी खरीदने। जेठा ने कहा, ए भाई, चंपक भाई, जाओ ना, देखो ना फटाफट कितना पड़ा है स्टॉक में माल अपने। वो गए कि सेठ जी, एक भी फोन नहीं है, एक भी टीवी नहीं है। क्या स्टॉक खत्म हो गया? मतलब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास बेचने के लिए एक भी टीवी नहीं है? नहीं है। अगर आप ऐसा सवाल पूछ रहे हो तो आपका जो एम्प्लॉय है वो बता रहा है आपको कि अभी क्या सिचुएशन है, करंट सिचुएशन क्या है अभी के अभी। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टाइम? हो सकता है मैंने साल में 1 करोड़ रुपए कमाए हो, पर्स खोलूं और एक मक्खी निकल आए, हाय राम, इसका मतलब यह है दैट करंट स्टॉक इज जीरो। आई माइट हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी इन द पास्ट, द फ्लो ऑफ मनी वाज स्ट्रांग, बट द स्टॉक ऑफ मनी इज वीक। तो स्टॉक अभी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है, फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। आपको बस इतनी बात समझ लेनी है कि आप इस फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इकोनॉमी में ना आप कंफ्यूजन नहीं रख सकते। कितना पैसा अभी है, कितना पैसा कमाया, इस पे क्लैरिटी देनी होती है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है इकोनॉमी में, इसको मेजर करना है तो खास तौर पे आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। पर एक बात पता है, इकोनॉमी में ना हम वो कॉस्ट भी देखते हैं जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन वैसे एक रियल कॉस्ट नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक्चुअली आपका पैसा कट रहा है, थड़ 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 अकाउंट से पैसा कट रहा है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि मेरे पास फोन है यार, मैंने 60,000 का लिया था, आज मार्केट में बेचने जाऊंगा ना, मेरे को कोई 25,000 रुपए नहीं देगा इसके लिए। समझ रहे हो? 25,000 रुपए देने तैयार नहीं है कोई मुझे। क्यों भाई? मैंने क्या गलती कर दी? मेजर रीजन ये है कि यार वैल्यू इसकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो रही है। हो सकता है मेरे से आज ये गिर गया, स्क्रीन टूट गई, एक साथ एक बारी में 30,000 रुपए वैल्यू डाउन हो गई। हो सकता है मैंने इस पे खुरच दिया, इस पे मैंने स्क्रैचेस कर दिए, मेरे जेब में चाबी पड़ी थी और उससे एक्चुअली हुआ भी है। देखो फोन में स्क्रीन पे चाबी से कई सारे स्क्रैचेस आ गए, स्क्रीन गार्ड लगाया तब बच गया, वरना कितने सारे स्क्रैचेस आ गए हैं। तो मतलब ये इसकी वैल्यू कम होती जा रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब क्या है ना, वैल्यू एक जैसी नहीं होती कि हर साल 10,000 रुपए वैल्यू कम हो रही है। वो आप इकोनॉमिक्स में देखते हो।
कि पहले साल अगर 60,000 की वैल्यू है, दूसरे साल 54 की रह गई, तीसरे साल 48,000 की रह गई, चौथे साल 42,000 की रह गई, यहां तो मैं हर साल 6,000 रुपए कम करे जा रहा हूं। इकोनॉमिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है हो। तो हम एक आर्टिफिशियल स्टेटमेंट देखते हैं जिसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं कि वैल्यू तो कम हो रही है, वो सच्चाई है, परम सत्य है, पर वैल्यू कम होने का जो परसेंटेज है वो हम डिसाइड कर रहे हैं कि 10,000 रुपए वैल्यू कम हो रही है, 20,000 रुपए वैल्यू कम हो रही है, 30,000 रुपए वैल्यू कम हो रही है एट अ टाइम। और किसी भी चीज को आप इस्तेमाल करते हो तो उसकी वैल्यू तो कम होती है। गाड़ी आपने खरीदी, शोरूम से बाहर निकलते ही उसमें डेप्रिसिएशन शुरू हो गया, जितनी बार टायर घूम रहा है, जितनी देर वो खड़ी हुई है, उसकी वैल्यू रिड्यूस ही हो रही है दोस्तों। तो ये डेप्रिसिएशन नाम का एस्पेक्ट है जो आपको पढ़ना पड़ता है। आप कोई भी पैसा कमा रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, उसमें डेप्रिसिएशन तो होगा ही होगा। आपने चारों फैक्टर अभी पढ़ाए थे ना, किसी बिजनेस के लिए लगा दिए, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, कोई भी चीज बनाई। अब इसमें क्योंकि मशीनें यूज हुई हैं, इसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ है, इसमें अलग अलग चीजें यूज हुई हैं, मशीनें बूढ़ी होती हैं, ओल्ड होती जाती हैं इस्तेमाल के साथ, तो उसमें डेप्रिसिएशन जरूर होता है। मान लो 1,00,000 रुपए कमा दिए और 10,000 रुपए की वैल्यू लूज कर दी, तो एक्चुअली में आपका प्रॉफिट तो सिर्फ 90,000 रुपीज है। ये हम पता है क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक पूरे देश की इनकम को स्टडी कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं नेशनल इनकम दोस्तों। इसलिए फाइनली मैं यही कहना चाहता हूं कि कुछ भी प्रोडक्शन आप करते हो, जिससे कोई भी पैसा कमाते हो, वहां पे आप डेप्रिसिएशन जरूर देखते हो। इकोनॉमी के अंदर ना हर चीज इंटरकनेक्टेड है। इकोनॉमी इज नॉट अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। एक कॉम्प्लेक्स और सर्कुलर वेब है कि ऐसा नहीं है कि पैसा रोज थोड़ा थोड़ा बना रहे हो, थोड़ा थोड़ा माइन कर रहे हो, ऐसा नहीं है। मनी सर्कुलेट होता है इकोनॉमी में, वही पैसा एक जगह से दूसरी जगह घूमता है इकोनॉमी में। कैसे? आप इस फोटो को देखिए, एक तरफ है फर्म्स, बिजनेसेस, एक तरफ है हाउस होल्ड। मुझे भूख लग रही है, मैं जाऊंगा बिजनेस, मैं आम आदमी हूं, मुझे हाउस होल्ड कहते हैं, परिवार है भाई मेरा, मैं एक आम व्यक्ति हूं। मैं किसी फर्म के पास, फर्म मतलब बिजनेस फर्म के पास गया, मैं ब्रिटानिया के पास गया, मैं बिस्किट लाया, मैं ब्रेड लाया, मैंने दिया उन्हें पैसा, उन्होंने दी मुझे बिस्किट और ब्रेड, मैंने खा लिया। मैंने क्या किया, मैंने उन्हें पेमेंट दी और उनसे कुछ गुड्स एंड सर्विस खरीद लिए। दूसरी बात, अब मुझे जॉब भी करनी है, बस पैसा कहां से आएगा भाई, ऊपर से थोड़ी ना बरस जाएगा कहीं से। ठीक है जी, कि मेरे आप घर पे आओ और देखो कि हर जगह सोना चांदी पड़ी है, ऐसा नहीं है। तो मुझे जॉब करनी पड़ेगी। मैंने कहीं बिजनेस के लिए जॉब करी, तो खुद का बिजनेस खोला, ठीक है ना, तो वहां से मुझे सैलरी मिली और उनको मैंने बेसिकली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो सर्विसेज के बदले पेमेंट मिल रही है। अब हर चीज कनेक्टेड लग रही है, एक सर्कुलर पैटर्न दिख रहा है। इसमें सरकार को जोड़ दो, सरकार जो है वो टैक्सेस लेगी आपसे और आपके ऊपर सब्सिडीज देगी, आपके ऊपर खर्चा करेगी। कई लोगों ने जैसे फ्री में वैक्सीन लगवाई, कई लोग फ्री में गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल से इलाज कराते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि सरकार आपकी तरफ से पैसा खर्च रही है। इकोनॉमिक कॉस्ट है उस चीज की, वो सरकार बियर कर रही है। सरकार के पास कहां से पैसा आ रहा है? सरकार जो है टैक्सेस से हमसे प्राप्त करती है पैसा। ऐसे ही बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कनेक्टेड हैं। हम सबको, चाहे कंपनी हो, चाहे आप और मैं हो, चाहे गवर्नमेंट हो, हम सबको लोन देते हैं बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और हम सब से पैसा लेते भी हैं दोस्तों। तो प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड नाम के कुछ मेथड होते हैं जो ये बता देते हैं कि इकोनॉमी में कैसे सर्कुलेट होंगे गुड्स एंड सर्विसेज, जिनको मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम भी कहते हैं। ये बताते हैं कि एक टाइम पे गुड्स एंड सर्विसेज जो सर्कुलेट हो रहे हैं उनसे कितनी वैल्यू क्रिएट हुई। स्टार्ट करेंगे हम प्रोड्यूसर मेथड से। प्रोड्यूसर मेथड कहता है, या प्रोडक्शन मेथड कहता है, या वैल्यू एडिशन मेथड कहता है कि आपका एक मोमो का स्टॉल है, मैं दिन के 6,000 रुपए के मोमोज बेच रहा हूं, जिसमें मेरा खर्चा 1,000 रुपए ही आ रहा है मोमोज बनाने का, क्योंकि मैदा खरीदनी पड़ेगी, उसमें सब्जियां खरीदनी पड़ेंगी, मसाले खरीदने पड़ेंगे, उसके अलावा बर्तन चाहिए, उसके अलावा छोटी छोटी प्लेट्स जिसमें आपको सर्व किया जाएगा। जहां मैंने दुकान लगाई है, एक पंखा चाहिए भाई, गर्मी है, मच्छर आएंगे, राइट, स्टीमर चाहिए, गैस चाहिए, 100 खर्चे हैं। 1,000 रुपए में मेरा काम हो जा रहा है, पर मैं 5 या 6,000 रुपए, 6,000 रखता हूं, कमा ले रहा हूं। तो 6,000 रुपीज आई हैव अर्नड बाय स्पेंडिंग 1,000 रुपीज। माई एक्चुअल प्रॉफिट इज 5,000 रुपीज। ये आप एक्चुअल प्रॉफिट या वैल्यू एडिशन कितना हो रहा है वो देखो। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आपने किसी चीज को बेचकर एक्चुअली में कितनी वैल्यू क्रिएट करी है। 1,000 रुपए का तो खर्चा था, 6,000 में बेच दिया, तो वैल्यू तो आपने 5,000 की क्रिएट करी ना दोस्तों। तो यही तो वैल्यू एडिशन देख रहे हो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द फर्म, कितने का सामान बेचा, माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, कितने का वो सामान था जिसको आपने बेच दिया।
एक्चुअल अमाउंट आ गया 5,000 रुपीज। ये आपका वैल्यू एडिशन या वैल्यू एडेड या एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है दोस्तों, जो आप प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड के माध्यम से देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर आपने कितना पैसा कमा लिया है। जब आप इकोनॉमी में, ये तो मैंने एक मोमो वाले का एग्जांपल दिया, करोड़ों अरबों लोग एक सेकंड में गुड्स एंड सर्विसेज करोड़ों अरबों बार प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब आप सिग्मा कर देते हो, सिग्मा पता है टोटल, जब आप टोटल कर देते हो इन करोड़ों अरबों इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कि कितना पैसा कमाया गया इनसे माइनस कितना उन पे खर्चा हुआ, तो आपको टोटल वैल्यू एडिशन या ग्रॉस, ग्रॉस शब्द का मतलब टोटल ही होता है, चिंता मत करना, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ इकोनॉमी में आपको ये पता चल जाता है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब टोटल वैल्यू एडिशन निकालते हो मतलब कितने अमाउंट के गुड्स एंड सर्विसेज बेचे माइनस उनको बेचने में कितना खर्चा है, मतलब एक्चुअली आपने कितना प्रॉफिट कमाया है, वो आपका टोटल वैल्यू एडिशन है इकोनॉमी का। और मैं कहूंगा यही देश की नेशनल इनकम होती है, जिसे हम जीवीए कहते हैं। दोस्तों एक बात समझा दूं कि मैंने जीवीए देश के अंदर बनाई है 5 लाख करोड़ रुपए की, पर इसको बनाने में ना कम से कम 20,000 करोड़ की मशीन वगैरह यूज हो गई, खर्च हो गई, तो वो तो आपका डेप्रिसिएशन हो गया। इसलिए टोटल में से डेप्रिसिएशन या ग्रॉस में से जब भी आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे दोस्तों, आपको नेट वैल्यू मिलेगी। ग्रॉस और नेट का फर्क बताऊं, मैंने ना एक दिन कुरकुरे का पैकेट खोला, उसमें लिखा था इसमें 100 ग्राम ग्रॉस वेट है, पर अंदर कुरकुरे मैंने तुलवा के देखे तो सिर्फ 70 ग्राम आया, मतलब पैकेट का हवा का वेट 30 ग्राम था। तो ग्रॉस मतलब टोटल, कुरकुरे का पैकेट 100 ग्राम वजन दिखा रहा था, और नेट का मतलब एक्चुअलिटी में एक्चुअली कितना है। तो नेट वैल्यू एडिशन का मतलब यही है कि आपने एक्चुअली कितना वैल्यू एडिशन किया, डेप्रिसिएशन हटा के, तो ग्रॉस में से माइनस करके, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में से माइनस करके आप ये फिगर निकाल पा रहे हो। नेट वैल्यू एडेड ऑफ द फर्म इक्वल्स टू जीवीए माइनस डेप्रिसिएशन ऑफ द फर्म, और यही जीवीए माइनस डेप्रिसिएशन जब आप फाइंड करते हो तो नेट वैल्यू एडिशन है। बार बार बता रहा हूं, याद रखना। आप क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जीडीपी नाम का एक कॉन्सेप्ट देखते हो, उसका ही ये एक साथी है, उसी का एक रूप है, ये मान लीजिए। मतलब व्हाट इज जीडीपी सर? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर, प्रोडक्ट मतलब उत्पादन कितने का किया गया है, साल भर में एक देश के अंदर कितने की वैल्यू ऐड की है लोगों के लिए, अलग अलग गुड्स अलग अलग सर्विसेज को बेचकर कितना पैसा कमाया गया है हमारे द्वारा, चाहे सरकार हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, एवरीबडी, ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो इंडिया में रहते हैं, और इवन फॉरेन सिटीजन्स, इंडिया में भाई कमाया होना चाहिए पैसा, हमारी जमीन पे, मेरी मातृभूमि पे, मेरी सरजमी पर। तो ये जो भी आपने पैसा कमाया है, ये हमारे वैल्यू एडिशन, ये हमारे जीडीपी का पार्ट माना जाता है। और ग्रॉस वैल्यू एडिशन को जीडीपी के बराबर माना जाता है, क्योंकि आप जीडीपी निकाल रहे हो तो क्या बता रहे हो, साल भर में कितनी इनकम कमाई। ग्रॉस वैल्यू एडिशन निकाल रहे हो तो क्या बता रहे हो, साल भर में कितनी इनकम कमाई। तो एक ही बात हो गई ना। अब यहां पे इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट आता है। आप इसमें वो आइटम नहीं जोड़ते हो जो बिका नहीं है, जो बिका है, जो गुड्स बेच दिए हैं उनकी वैल्यू जोड़ते हो। जो आइटम रॉ मटेरियल में पड़ा है, अभी इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको नहीं देखते, उसको भूल जाओ। आप सिर्फ फिनिश गुड्स को या फाइनल गुड्स को देखते हो। यहां पे इन्वेंट्री इज नॉट कंसिडर्ड। इन्वेंट्री बाय द वे एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है कि अभी स्टॉक में देख के आओ कितनी मात्रा में तुम्हारे पास सामान पड़ा है। जो भी फैक्ट्री इंडस्ट्रीज जो भी सामान बेचती हैं, जो भी बनाती हैं, उसमें इस्तेमाल होने वाले अनफिनिश्ड गुड्स या सेमी फिनिश्ड गुड्स, ये आपका इन्वेंट्री कहे जाते हैं। तो इन्वेंट्री नेशनल इनकम के अंदर नहीं आती है, क्योंकि बेचा नहीं है, बेचकर पैसा कमाया नहीं है। अभी बिकेगा, अभी ये प्रोडक्शन प्रोसेस में है, अभी वर्क इन प्रोग्रेस है दोस्तों। कच्चा आटा तो नहीं खाया आपने कभी, आई होप ना खाया हो। उसकी बनी हुई रोटी या पूड़ी या भटूरे खाए हैं आपने, राइट? तो इसलिए फाइनल चीज खाते हो। सिमिलरली इन्वेंट्री भी आप कभी जोड़ के नहीं देखते। इन्वेंट्री अगर आपके पास जुड़ती रहे, इकोनॉमी में बढ़ती जा रही है, पड़ी हुई है, फैक्ट्रियां उसको इस्तेमाल नहीं करी, तो ये भी अच्छी चीज नहीं है। और इन्वेंट्री ही नहीं है, स्टॉक ही नहीं है आपके पास, अचानक से खूब सेल कर दी, वो भी अच्छी चीज नहीं है। प्लान्ड होना चाहिए यार कि इतनी इन्वेंट्री की जरूरत है तो इतनी इन्वेंट्री मैंने रखी हुई है। पहला मेथड नेशनल इनकम निकालने का वैल्यू एडिशन मेथड आपने देखा। अब है आपका एक्सपेंडिचर मेथड। चीज वही है, मैं अगर बताऊं कि मैंने साल भर में कितना पैसा कमाया तो मैं कैसे बताऊंगा? हो सकता है कि मैंने 1 लाख रुपए कमाया हो, कैसे पता चला कि इतनी इनकम हुई है मेरी अलग अलग सोर्सेस से। हो सकता है मैंने 1 लाख रुपए खर्चा हो और कुछ सेव नहीं किया हो, जो कमाया सारा खर्च दिया,
तो मेरे अगर खर्चों को टोटल कर दोगे तो मेरी साल भर की कमाई भी पता चल जाएगी, राइट। और तीसरा है कि मैंने जो कमाया उसको कमाने के लिए कितना खर्चा, वैल्यू एडिशन मेथड। तो आपने इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और वैल्यू एडिशन मेथड के नाम देखे थे, चीज वही है बट अलग अलग अप्रोच है। कान ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हो। इनकम मेथड में इनकम टोटल कर लेते हो, एक्सपेंडिचर मेथड में सारा खर्चा कितना हुआ वो देख लेते हो, जो कमाया वही तो खर्च हो गए, है ना, अचानक से थोड़ी ना कोई ऊपर से गिर जाएगा पैसा। तो एक्सपेंडिचर मेथड दूसरा ऑल्टरनेट है जिसके अंदर सारे खर्चे इकोनॉमी में जो 4 सेक्टर्स के थ्रू होते हैं वो आप टोटल करते हो। पहला सेक्टर है कंज्यूमर, आप और मैं घर खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, फोन खरीद रहे हैं, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीद रहे हैं, उस पर करने वाला खर्चा एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहा जाता है। दूसरा है जी इन्वेस्टमेंट, जिसे फाइनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस पर्सन और इन्वेस्टर करते हैं। इन्वेस्टमेंट करना मतलब जमीन ले ली, फैक्ट्री डाल दी, बड़ी बड़ी मशीनें खरीद ली। थर्ड है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्चा करती है हमें गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में। और लास्ट है एक्स माइनस एम, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब बाहर से कमाया गया पैसा। हो सकता है आप बाहर से पैसा कमा रहे हो उन्हें सामान बेच के, हो सकता है बाहर से ज्यादा सामान खरीद रहे हो, जैसे इंडिया चाइना से ज्यादा सामान खरीदता है। तो ये चौथी चीज एक्सपोर्ट रेवेन्यू, कि आपने बाहर बेचकर सामान पैसा कमाया कि नहीं कमाया, इन सब को टोटल कर दो, सी को टोटल कर दो, आई के साथ जोड़ के, आई को टोटल कर दो, जी के साथ जोड़ के, जी को टोटल कर दो, एक्स के साथ जोड़ के। टेक्निकली एक्स माइनस एम होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो बाहर से पैसा आया और जो बाहर पैसा गया उसका डिफरेंस देखते हो, तब आप एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी निकाल पाते हो। जब आप इन चारों को इस प्रकार टोटल करते हो तो आपको देश की जीडीपी मिल जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका इनकम मेथड। इनकम मेथड में देश की इनकम अलग अलग टाइप की, कोई किराया कमा रहा है, किसी की सैलरी है, किसी को इंटरेस्ट कमाने मिल रहा है, किराया मिल रहा है, वॉट एवर सबका टोटल कर दो, जिन सब से कमाया गया पैसा आपके देश के इनकम मेथड के तहत आता है दोस्तों। इनकम मेथड में सारी इनकम्स टोटल कर लो। पहली बात, जो एम्प्लॉइज को सैलरीज के तौर पे मिल रही है, पेंशन के तौर पे मिल रही है, वो टोटल कर लो। कुछ होते हैं जो एम्प्लॉय नहीं होते, डॉक्टर, लॉयर जैसे लोग, भाई पैसा तो वो भी कमाते हैं, उनकी तो सैलरी नहीं है। पेशेंट आता है 500 रुपए दे जाता है, पेशेंट आता है 1000 रुपए दे जाता है, तो उनकी भी अलग अलग प्रकार की इनकम को टोटल कर लो। और कुछ लोग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ लोग का अलग अलग किराया आ रहा है, अलग अलग ऑपरेशंस से पैसा आ रहा है, इसको ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं बेटा, ओएस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब किसी चीज को ऑपरेट करके उससे जो एक्स्ट्रा पैसा आपने कमाया। मिक्स्ड इनकम मतलब विभिन्न प्रकार की इनकम, और एम्प्लॉयज को मिलने वाला पैसा, इन तीनों को जोड़ दो, टोटल हर प्रकार की इनकम जोड़ दो, इनकम मेथड से नेशनल इनकम आपको पता चल जाता है। अब यहां पे ना टैक्सेस और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट आता है। टैक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, दो मेजर कैटेगरी है, एक है प्रोडक्शन टैक्स और एक है प्रोडक्ट टैक्स। प्रोडक्शन प्रोडक्शन मतलब क्या होता है, जो किसी चीज के बनने में लगने वाला टैक्स है उसे हम प्रोडक्शन टैक्स कहते हैं। किसी चीज को बना रहे हो, कोई चीज बन रही है, उसके बनने में जो टैक्स लगा है दैट इज प्रोडक्शन टैक्स। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर मैं एक जमीन ले रहा हूं, जमीन लूंगा, उसके ऊपर मुझे रजिस्ट्री वगैरह देनी पड़ेगी। अब उस पर ही तो मैं प्रोडक्शन करूंगा, तो रजिस्ट्री मतलब जो जमीन के ऊपर टैक्स दे रहे हो, जो सरकार को आप बता रहे हो कि मैंने जमीन खरीदी है, मेरा इतना टैक्स बनता है, ले लो। तो प्रोडक्शन टैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोडक्शन, जिसका आसान मतलब यह है कि आप अपनी फैक्ट्री में 1 यूनिट बनाओ, 10 यूनिट बनाओ, 100 यूनिट बनाओ, 5000 करोड़, पर कितने भी यूनिट बनाओ हमको फर्क नहीं पड़ता भाई। आपका प्रोडक्शन कितना भी हो, फिक्स्ड अमाउंट में कोई टैक्स लेना है। चाहे जमीन के ऊपर आपकी रजिस्ट्री वन टाइम चार्ज होता है, सरकार लेता है रजिस्ट्रेशन फीस, लेगा तो लेगा। 5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, जितना भी टैक्स बनता है दो खत्म करो। प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी, सब्सिडी मतलब जो सरकार हमें पैसा देती है। क्यों, गरीबों की भलाई के लिए सरकार पैसा नहीं देती क्या देश में? हाँ सर देती है, हमने तो बहुत सारी स्कीमें सुनी है। तो ये सब्सिडीज होती हैं, सब्सिडाइज स्कीम होती हैं। तो प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी, जैसे फॉर एग्जांपल 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट है, सरकार चाहती है जनता को 60 में मिले, सरकार फैक्ट्री ओनर को 40 रुपए खुद दे देगी ताकि फैक्ट्री ओनर का नुकसान ना हो, और ताकि फैक्ट्री ओनर 60 में बेच सके कि तेरे को तो 100 रुपए मिल रहे हैं ना, 40 हम दे रहे हैं, 60 तू जनता से ले ले। तो ये सरकार सब्सिडी दे रही है। कुछ प्रोडक्शन सब्सिडीज होती हैं, कुछ प्रोडक्शन टैक्स होते हैं जो कि आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द
द इन द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, कितना प्रोड्यूस करे उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ होते हैं प्रोडक्ट टैक्सेस एंड प्रोडक्ट सब्सिडी, और ये यूनिट्स के साथ टोटल कनेक्टेड है। जितना आप प्रोडक्शन करोगे उतना आप पे टैक्स लगेगा। 100 यूनिट प्रोडक्शन किया, 100 यूनिट के हिसाब से टैक्स लगा। 1000 यूनिट प्रोडक्शन किया, 1000 यूनिट के हिसाब से टैक्स लगा। एक और कॉन्सेप्ट आता है, मल्टीपल लेवल पर आप प्राइसेस देख सकते हो। मतलब जब भी आप नेशनल इनकम, देश की इनकम देख रहे हो ना, एक होता है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट में है कि फैक्ट्री में कोई चीज बनी है, ये पेन बना है, इसको बनाने में जो जो खर्चे हुए हैं, लेबर की कॉस्ट, इसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन, इसके अंदर जो बैंक से लोन लिया था उसका इंटरेस्ट, और वर्कर्स वगैरह की सैलरी वगैरह सब जोड़ के देखा है तो 1000 रुपए का बिक रहा है। ये 1000 रुपए इसकी फैक्टर कॉस्ट है। मैं अब इसे 1000 रुपए का मार्केट में नहीं बेचूंगा। मार्केट में ये टैक्स वैक्स लगने के बाद हो सकता है 1300 रुपए का बिक रहा है, राइट। फैक्टर कॉस्ट मतलब बेसिक, बिल्कुल जो फैक्ट्री से जैसी कोई चीज निकलती है बन के, उसकी क्या कॉस्ट है। तो फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो खर्चे हुए हैं आपके, इन सब की कॉस्ट एक साथ जोड़ दो। रेंट जोड़ दिया आपने, सैलरीज जोड़ दी, प्रॉफिट मार्जिन जोड़ दिया, और इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है, ये सब फैक्टर कॉस्ट में आता है। पर इसमें कोई टैक्स वैक्स नहीं लगा। टैक्स तो तब लगेगा ना जब चीज मार्केट में जाएगी। टैक्स तो तब लगता है ना जब ग्राहक खरीदता है, कंज्यूमर खरीदता है, तो वह मार्केट प्राइस के लेवल पे देखते हो। बीच में एक और कॉन्सेप्ट आता है बेसिक प्राइस, जो कि हम प्रॉपर क्लासेस के अंदर, लेक्चर्स के अंदर समझते हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट। अभी उतना स्कोप है नहीं हमारे को समझाने का। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर हमें देखने होते हैं। तो अब तक आप समझ चुके हैं व्हाट इज जीडीपी, देश भर की इनकम को समझ चुके हैं। यहां पे एक कॉन्सेप्ट आसान भाषा में समझा दूं मैं। ये है मेरा प्यारा भारत। यहां पे एक इंडियन है जिसका नाम है राम, और एक वेस्टर्नर है जिसका नाम है जॉन, जो यूएस से आया है, यहां काम कर रहा है, पैसा कमाता है और यहां से बाहर ले जाता है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का डोमेस्टिक वर्ड बिल्कुल फोकस रखिएगा। डोमेस्टिक का मतलब है कि इंडिया में पैसा कमाया हो, चाहे इंडियन कमाए चाहे फॉरेनर कमाए, इंडिया में पैसा कमाया होना चाहिए। जीडीपी जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं जीएनपी, वहां पे डी की जगह आ जाता है नेशनल। वहां पे इंडियंस के द्वारा कमाया गया पैसा चाहे इंडिया में हो, इंडियंस के द्वारा कमाया गया पैसा चाहे फॉरेन में हो, वो देखा जाता है। वहां पे सिर्फ देखा जाता है कि इंडियंस ने कितना पैसा कमाया। तो दो इंडिकेटर आ गए आपके पास, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब जैसे बुखार नापने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, फ़ारेनहाइट में भी नाप सकते हो, सेल्सियस में भी नाप सकते हो। हाइट नापने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, वेट नापने के अलग अलग तरीके होते हैं ना, यूनिट्स होते हैं। वैसे ही नेशनल इनकम निकालने की भी अलग अलग यूनिट है। डोमेस्टिक वाला सिर्फ भारत की जमीन पे प्रोडक्शन, चाहे इंडियन ने किया हो चाहे फॉरेनर ने किया हो, कोई भी चीज हमारी जमीन पे बनी हो, कोई भी सर्विस हमारी जमीन पे प्रोवाइड की गई हो, ठीक है ना। कल को पाकिस्तान हमने घेर लिया तो वो हमारी जमीन बन जाएगी, उस पे हुआ प्रोडक्शन भी इंडिया का प्रोडक्शन माना जाएगा। जीएनपी कह रहा है कि यार आपको फॉरेनर्स को देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ देखो इंडियंस ने इंडिया में कितना पैसा कमाया, इंडियंस ने फॉरेन कंट्रीज में कितना पैसा कमाया और इंडिया भेजा। वहां पे सिर्फ इंडियंस की, सिटीजन्स की, भारतीयों की इनकम को फोकस किया जा रहा है। वहां पे सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। अच्छा सर, जीडीपी समझ गए, जीएनपी समझ गए। जीएनपी के फॉर्मूले भी होते हैं पर वो अभी आपको इतना एडवांस समझने की जरूरत नहीं है, वो ऑफकोर्स थोड़ा आगे हम पढ़ते हैं। आप हमारे अगर क्लासेस में जुड़ते हैं, आप हमारे कोर्सेज में जुड़ते हैं, तो उसमें आप वैसे भी वो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। जीडीपी में से डेप्रिसिएशन आपने माइनस किया तो एनडीपी आ गया। मैंने बताया कभी भी ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करते हो तो नेट आता है दोस्तों। तो जीडीपी से डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनडीपी आ गया। जीएनपी से डेप्रिसिएशन माइनस किया, एनएनपी आ गया। तो अब आप पूरी तरह जीडीपी के कॉन्सेप्ट को और जीएनपी के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं। जो चीज सामने सेम लिखी है, यहां पे बड़ा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, कुछ नहीं है। बाहर से कितना पैसा आया माइनस, यहां से कितना पैसा बाहर गया। जब आप जीएनपी निकाल रहे हो, आप देख रहे हो इंडियंस ने इंडिया में कितना पैसा कमाया और इंडियंस ने बाहर से कितना पैसा कमाया। तो इसको नापने के लिए, देखने के लिए तो देखना पड़ेगा कि बाहर से कितना पैसा आया, और जो उन्होंने यहां से पैसा कमा के बाहर ले गए उनको हटाओ, उनको मत देखो टोटल इनकम के अंदर, क्योंकि वो पैसा बाहर गया। हम चाह रहे हैं कि हमारे भारतीयों ने कितना पैसा कमाया, हम वो देखें इन वेरी सिंपल वर्ड्स। बाकी एनएनपी जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करके निकलता है, और ऐसे ही आपका एनडीपी इनमें से डेप्रिसिएशन माइनस करके निकलता है। जीडीपी जीएनपी में से, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन गया तो एनडीपी हो गया, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन गया तो एनएनपी हो गया। और ये जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी को आप मार्केट प्राइस पर भी बता सकते हो, फैक्टर कॉस्ट पर भी बता सकते हो।
ये आप अलग अलग प्राइसेस पे रिवील कर सकते हो। जैसे ये 1000 रुपए का था, फैक्ट्री में जब बन के तैयार हुआ था, बिक रहा है 1300 का, टैक्स वैक्स लगा के। एक थी इसकी फैक्टर कॉस्ट, एक थी मार्केट प्राइस। आप चाहे जीडीपी निकालो, चाहे जीएनपी निकालो, चाहे एनडीपी निकालो, चाहे एनएनपी निकालो, आप देश के प्रोडक्शन को बता रहे हो, बस बताने का तरीका थोड़ा अलग हो जा रहा है हर बार में। तो आप जब मार्केट प्राइस को देखते हो तो उसमें टैक्सेस और उसमें सब्सिडीज का इंपैक्ट होता है दोस्तों। टैक्सेस और सब्सिडीज के इंपैक्ट को लगा के देखते हो दोस्तों, ये बात आप याद रख। ऑल राइट, द नेक्स्ट चैप्टर इज, वेल यू कैन गेस द नेम, मनी। व्हाट इज मनी? मनी एक ऐसा तरीका है, मैं अगर आपको 500 का नोट दूं, आप मना नहीं करोगे, यू विल एक्सेप्ट इट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यू विल इजीली एक्सेप्ट इट कि भाई मेरे को दे दो, मैं लेने तैयार हूं। जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को करते हैं तो उसमें वो मनी को एक्सचेंज करते हैं। आजकल तो डिजिटल हो गया है, पहले चलता था बार्टर सिस्टम। मेरे को अगर मैं टमाटर बेचता हूं, मेरे को आलू चाहिए, तो मेरे टमाटर तुम ले लो, अपने आलू मुझे दे दो। तब चलता था वस्तु विनिमय प्रणाली, गुड्स का एक्सचेंज, सर्विसेज का एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। बट मनी का इन्वेंशन हुआ, इसका इजाद हुआ, एंड अब हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। भाई मैं टमाटर बेचता हूं, तुम आलू बेचते हो, मेरे को दूध चाहिए, आलू नहीं चाहिए, किसी और व्यक्ति से ले लूंगा। मेरे को खीरा चाहिए, किसी और व्यक्ति से ले लूंगा। मुझे लेट्स से गोल्ड चाहिए, किसी और व्यक्ति से ले लूंगा। बट two people who are wanting to do a transaction might not be able to agree upon it. There might not be a double coincidence of want. That's why money is created. Because if I'm going to drink juice, आपकी शॉप है चाय की, जूस की, आपकी छोले भटूरे की दुकान है, मैं आता हूं, खाता हूं, कैश दूंगा, काम खत्म। ये नहीं कि मैं चांदी का थोड़ा सा टुकड़ा आपको दे दूं, ये नहीं कि मैं आपको 4 किलो टमाटर पकड़ा जाऊं, ये नहीं कि आधा किलो पनीर पकड़ा जाऊं बदले में कि हो गई हमारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। अब यू विल गेट व्हाट यू रिक्वायर। यू रिक्वायर मनी, आई रिक्वायर छोला भटूरा, यू फेड मी छोला भटूरा, तुमने खिलाया, मैंने पैसा दिया, काम खत्म। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, तुम्हारी जो वांट है और मेरी जो वांट है वो मिल पाई है, कोइंसाइड कर पाई है, ऑल बिकॉज ऑफ मनी। So thank God money was invented. So because of that, all such things have become possible. It is a generally accepted medium of exchange. कहीं भी पेमेंट करना चाहते हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। इट इज अ यूनिट ऑफ अकाउंट। मनी की अपनी खुद की वैल्यू होती है, ठीक है ना। जैसे 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 5000 रुपए, 10 हजार रुपए, तो इसकी एक सर्टन वैल्यू होती है जिसमें वैल्यू को डिनोमिनेट करना आसान हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे एक गाय, एक काऊ के बदले लेट्स से 100 किलो मैंगो देते थे, पर आज 50 किलो मैंगो ही है, तो गाय आधी थोड़ी ना काट दूंगा कि आधी रख लो, क्या फायदा, दूध तो दे नहीं पाएगी। इसलिए बता रहा हूं मैं, अब यूनिट ऑफ अकाउंट है मनी में। इफ आई वॉन्ट टू लेट्स से बाय समथिंग वर्थ 2000, आई विल बाय इट। इफ आई वॉन्ट टू बाय समथिंग वर्थ 500 रुपीज, आई विल बाय इट। मेरे पास अब छोटे छोटे यूनिट्स भी हैं, यूनिट्स में बट गया है थैंक्स टू मनी। और मनी को सेफ रखना, मनी को सेव करना भी बहुत आसान हो गया है। ऑल दो मनी की वैल्यू जो है, नोट की जो वैल्यू है, अगर फट गया, जल गया, तुड़ गया, फुड़ गया तो खत्म हो सकती है, तो डिजिटल मनी आ गया है उसकी जगह। बट हाँ, वैसे मनी की जो परचेजिंग पावर है वो महंगाई की वजह से कम होती है। जैसे 500 रुपए पहले 10 किलो सेब मिल जाते थे 50 रुपए किलो के हिसाब से, 500 रुपए के अंतर्गत। अब 100 रुपए रेट हो गया तो सिर्फ 5 किलो सेब मिलते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में मिल पा रहे हैं। तो परचेजिंग पावर हैज डेफिनेटली फॉलन और रिड्यूस्ड, ऑल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का ना बहुत नेगेटिव इंपैक्ट होता है मनी के ऊपर। अदरवाइज मनी अपनी कोई वैल्यू इसके अलावा तो लूज नहीं करता। नोट पुराने होने से नोट की वैल्यू कम नहीं हो जाती। अगर 500 का नोट है जिसपे आरबीआई के गवर्नर के साइन है तो उतनी वैल्यू उसमें रहेगी। ऑल्सो इट इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले अगर मेरे को अपनी वेल्थ स्टोर करनी होती थी और मैं एक मान लो ग्वाला हूं, मेरे पास बहुत सारी गाय हैं, तो मैं कहां स्टोर करता। प्रॉब्लम समझ रहे हो मेरी? मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, इफ आई हैव टू मेनी काउज विद मी, तो मेरे को काउस के फॉर्म में अपनी वेल्थ स्टोर करनी पड़ती, गाय का दूध स्टोर करना पड़ता, दही बनाना पड़ता, पनीर बनाना पड़ता, मक्खन बनाना पड़ता, वो मेरी वेल्थ होती। वो तो खराब भी हो जाते हैं, कुछ चीजें पेरिशेबल होती है। फ्रूट्स उगाता हूँ, फ्रूट्स मेरी वेल्थ है, वो पेरिशेबल है, खराब हो जाती है, सड़ जाती है, स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है। मनी की कोई स्टोरेज कॉस्ट है नहीं, मनी पेरिशेबल नहीं है, खराब नहीं होता, सड़ता नहीं है। इसको ट्रांजैक्शंस के लिए आप यूज कर सकते हो बहुत आसानी से दोस्तों। तो मनी हैज अ सर्टेन स्टोर ऑफ वैल्यू। प्लीज अंडरस्टैंड, मनी कैन बी यूटिलाइज्ड इजीली टू कन्वर्ट इनटू अदर थिंग्स आल्सो। पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट करना है, पैसे को प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना है,
पैसे को किसी भी चीज में कन्वर्ट करना, यू विल हैव मनी फॉर दैट पर्पस। अब यहां पे कॉन्सेप्ट आता है दो चीजों का, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। क्योंकि पैसा अगर कोई हाथ बांट रहा है, मतलब मान लो सरकार बांट रही है, कोई भी बांट रहा है, तो लेने वाले भी तो होने चाहिए। तो कौन डिमांड करता है? अरे हम लोग डिमांड करते हैं। हमें चाहिए ट्रांजैक्शंस करने के लिए पैसा, राइट? कुछ को ज्यादा चाहिए, कुछ को कम चाहिए। हम इनकम जो कमाते हैं उस पैसे के बेसिस पे हम डिमांड करते हैं दोस्तों, और हमें पैसा ऐसे ही नहीं मिल जाता। आप जो पैसा डिमांड कर रहे हो, अगर आपके पास नहीं है तो बैंक से लेना पड़ेगा, बैंक उस पर एक इंटरेस्ट चार्ज करेगा, वो इंटरेस्ट रेट बैंक डिसाइड करता है। जरूरत पड़ने पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया भी जाता है, घटाया भी जाता है। मान लो सरकार चाहती है कि लोन कम दे, तो वो क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। महंगा हो गया इंटरेस्ट रेट, अब भाई हम इतने तो कोई अंबानी है नहीं कि हम ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे भी लोन ले लें, तो हम लोन लेना कम कर देंगे। ऑन दी अदर हैंड, अगर लोन लेना बढ़ाना चाहते हो तो इंटरेस्ट रेट घटा दो। अगर आपने इंटरेस्ट रेट घटा दिया तो अब लोन लेना आसान, सस्ता हो जाएगा। जो नहीं ले पा रहे थे वो भी आसानी से ले पाएंगे दोस्तों। और ये सप्लाई कौन करता है? वैसे तो इंडिया के मॉनेटरी सिस्टम में सबसे बड़ा रोल आरबीआई का है। आरबीआई सप्लाई करता है करेंसी हमारी इकोनॉमी के अंदर। आरबीआई प्रिंट करता है नोट्स को, आरबीआई सिक्कों को भी मिंट करता है, आरबीआई सप्लाई करता है, और आरबीआई बैंकों को लोन दिलवाता है, बैंकों को लोन देता है, और वही लोन फिर आपके पास आता है। तो आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है, वो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है, जो कि 1935 में बना था। रॉयल कमीशन, जो हिल्टन यंग कमीशन था, हिल्टन यंग नाम के व्यक्ति इंडिया में आए थे, जिन्होंने कमिटी बनाई थी, जिन्होंने कहा कि हाँ आरबीआई जैसी एक बॉडी, सेंट्रल बैंक जैसी बॉडी होनी चाहिए। शुरुआत में प्राइवेट थी, 1949 में प्योरली सरकारी कर दी। शुरुआत में कैलकाटा हेडक्वार्टर था, 1937 में मुंबई में हेडक्वार्टर मूव हो गया। शुरुआत में तो नाम भी आरबीआई नहीं था, फेडरल बैंक ऑफ इंडिया था, बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कर दिया। ये इंडिया के पूरे मॉनेटरी सिस्टम को, मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करता है, जिस बेसिस पर आपको और मेरे को लोन मिलता है। हमारे बैंकिंग सिस्टम को अगर कोई संभालता है तो आरबीआई है। वो गवर्नमेंट का भी बैंक है, वो बैंकों का भी बैंक है। इट इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, इट इज द बैंकर टू द बैंक्स ऑल्सो। पूरे बैंकिंग सिस्टम पे अगर किसी का नियंत्रण है, रेगुलेशन है, सुपरविजन है, कंट्रोल है, तो वो आरबीआई है। आरबीआई के पास तिजोरी में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पड़ा होता है, डॉलर, पाउंड, यूरो जैसी फॉरेन करेंसीज, गोल्ड, आईएमएफ के एसडीआर और आरटीपी जैसे इंस्ट्रूमेंट्स इनके पास पड़े रहते हैं। तो बेसिकली द मनी विच इज बीइंग सप्लाइड इन द इकोनॉमी, और ऐसे जो करेंसी सप्लाई और ये जो पैसा घूम रहा है उसे हाई पावर्ड मनी भी कहते हैं, जो हमारे हाथ में सप्लाई हो रही है, विच इज यूजेबल, विच इज यूटिलाइज्ड बाय अस। बैंक्स के पास है, जनता के पास है करेंसी, ये हाई पावर्ड मनी या मॉनेटरी बेस, क्योंकि यही पैसा जनता के हाथ में, वो बैंकों में डालते हैं तो बैंक लोन में घुमाते हैं उस पैसे को। इसी पैसे को रिजर्व मनी भी कहा जाता है। एक ही नाम है, चाहे आप रिजर्व मनी बोलो, चाहे मॉनेटरी बेस बोलो, चाहे हाई पावर्ड मनी बोलो, एक ही चीज है। ऑल ऑफ देम आर द सेम थिंग। ठीक, ऐसे आप मनी के सप्लाई को इकोनॉमी में देखते हैं दोस्तों। आपके पास डिमांड ऑफ मनी भी देखा, सप्लाई ऑफ मनी भी देखा। बैंक फिर आपको लोन देते हैं। बैंक, मान लो आरबीआई ने बैंकों को दिया 6% पे, ये हम बात आपको लिख के दिखाता हूं। आरबीआई ने दिया बैंकों को लोन 6% पे, बैंक ने दिया हमको लोन 8% पे। जो ये 2% का गैप है, ये बैंकों का स्प्रेड या बैंकों का कमीशन चार्ज किया जाता है, कमीशन माना जाता है। बैंक क्या है? एक हाथ जनता से ले रहा है पैसा उधार पे। हाँ, मैंने जमा कराया बैंक में पैसा, मेरी सैलरी आई, मैंने बैंक में डाल दी, वही पैसा वो आगे लोन घुमाने के लिए यूज करेगा। अब बैंक हमारा सारा पैसा लोन में ना घुमा दे, इसके लिए हम अपने जो पैसे बैंक में जमा कर रहे हैं उसके एक हिस्से को रिजर्व में रखते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन है, बैंक को कुछ पैसा रिजर्व में कैश में रखना पड़ता है खुद अपने पास, उसे कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। और कैश में है तो कुछ फायदा नहीं होगा आपको उसका, बस रखना है अलग, मैंडेटरी है। एक होता है लिक्विड एसेट्स के अंदर, लिक्विड मतलब जो चीज तुरंत कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड करेंसी का मतलब जो करेंसी में तुरंत कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड का मतलब तुरंत यूज करने वाली चीज। जैसे कैश में तुरंत यूज कर सकता हूं, भूख लगी है जाऊंगा पैसा दूंगा काम खत्म। पर अगर मेरे पास गोल्ड होगा, पहले गोल्ड को बेचना पड़ेगा, तो इट इज लेस लिक्विड। और अगर मेरे पास जमीन है, जमीन बेचने में तो महीनों लग जाते हैं भाई, तो वो लीस्ट लिक्विड, सबसे कम लिक्विड है। तो लिक्विडिटी मतलब कितना जल्दी, कितना अर्ली उसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आरबीआई जो है इंडिया में लिक्विडिटी इंश्योर करता है, मनी सप्लाई इंश्योर करता है। जिनके पास एक्स्ट्रा कैश है, बैंक्स को दिलवाता है कि आप बैंकों में जमा कराओ, और उसी पैसे को आगे लोन में घुमवाता है। कुछ पैसा रिजर्व में रखना होता है, टोटल डिपॉजिट्स का जनता, क्योंकि जनता तो सेविंग्स अकाउंट में पैसा डालती है, मेरी जैसी और आपकी जैसी आम जनता। जिन लोगों के बिजनेसेस हैं वो करंट अकाउंट में पैसा डालते हैं। जिन लोगों का आपका
दो और अकाउंट होते हैं, एफडी और आरडी। जो बूढ़े लोग हैं 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख 100 1 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ 500 करोड़ कुछ भी पड़ा है तो वो फिक्स डिपॉजिट में जाता है। और अगर आपके पास अभी 10 करोड़ नहीं है, 1 करोड़ भी नहीं है, अरे 50 लाख भी नहीं है, 10,000 रुपए महीना तो डाल सकते हो ना, वो रिकरिंग डिपॉजिट में जाता है। रिकर बार बार वो इंक्रीज होता रहता है, बार बार वो इन्वॉल्व होता रहता है, बार बार वो इंक्लूड होता रहता है, और उस पैसे को आप यूज करते हो फॉर द मनी विच विल बी यूटिलाइज्ड बाय द बैंक्स। तो बैंक के पास 4 तरीके के डिपॉजिट हैं, सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, एफडी फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट। दो छोटे हैं, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट, ये शॉर्ट टर्म के हैं, जब चाहोगे पैसा मिल जाएगा। दो फिक्स्ड हैं, फिक्स डिपॉजिट और हम आपके रिकरिंग डिपॉजिट, जो टाइम बाउंड है। 10 साल का कराया तो 10 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, निकालोगे तो तुम्हारे पेनल्टी है, तुम्हारा नुकसान है, क्या फायदा बताओ। तो दोस्तों ये सब आपका देश के मनी सर्कुलेशन का हिस्सा है। तो डिमांड ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट, सप्लाई ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट समझ गए। जनता से पैसे लेकर बैंक लोन में घुमाते हैं, मनी क्रिएट करते हैं। देखिए मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा है, वो मेरी संपत्ति है, मेरा एसेट है, और मैंने अगर कोई लोन लिया है तो मेरी लायबिलिटी है। बैंक ने अगर कोई लोन दिया हुआ है तो वो लायबिलिटी में नहीं आएगा, वो उसकी संपत्ति है। बैंक ने अंबानी जी को लोन दिया, अंबानी जी ब्याज दे रहे हैं बैंक को, बैंक कमा रहा है, वो उसकी लायबिलिटी है। और बैंक के पास जो जनता का पैसा जमा हो रहा है, जिसपे बैंक को इंटरेस्ट देना है, पसीने छूट रहे हैं बैंक के कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अरे यार टेंशन की चीज है, उसके ऊपर एक उधारी हो गई, एक लायबिलिटी हो गई। तो लायबिलिटीज होती हैं जनता के डिपॉजिट बैंकों के लिए, एसेट्स होते हैं जनता को जो लोन दिया है बैंकों के लिए। और इस तरीके से मनी क्रिएट करता है हमारे बैंकिंग सिस्टम के अंदर हमारा सेंट्रल बैंक आरबीआई। ये बात याद रखिएगा। एक मॉनेटरी पॉलिसी भी होती है आरबीआई की, जिसमें कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स होते हैं और कुछ क्वालिटेटिव टूल्स होते हैं। अब हम इन टूल्स को एक बार समझ लेते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स हैं इनडायरेक्ट, क्वालिटेटिव टूल्स हैं डायरेक्ट, जो मनी सप्लाई को चेंज करते हैं। एक हो गया क्वांटिटेटिव टूल, ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई साइमल्टेनियसली बाय कर रहा है, सेल कर रहा है गवर्नमेंट बॉन्ड्स को। एग्जांपल देता हूं, मेरे पास ना 500 का नोट है, पर मेरे पास एक्लेयर्स चॉकलेट नहीं है, टॉफी नहीं है। तुम्हारे पास है 500 ले लो, टॉफी दे दो, एक हाथ लो एक हाथ दो। अब तुम्हारे पास 500 का नोट है, मेरे पास टॉफी है। क्या पता मेरी असलियत, मेरी सोच यही थी कि तुम्हें कैसे भी 500 का नोट दूं, ताकि उस पैसे का इस्तेमाल करके तुम अपनी पढ़ाई पे लगाओ। अच्छा लगा मेरा आइडिया, तुमसे टॉफी ले लिया और तुम्हें 500 दे दिया। गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा करती है। गवर्नमेंट क्या कहती है, बैंकों के पास गवर्नमेंट बॉन्ड्स पड़े हैं, लाओ ये लो पैसा, जनता को लोन में दो पैसा। वो तरस रहे हैं, लोन मांग रहे हैं, अब ज्यादा पैसा दे दिया, अब तो लोन दोगे और इंटरेस्ट रेट कम चार्ज करना, क्योंकि अब है तुम्हारे पास पैसा, दो लोन। तो आरबीआई इसीलिए जनता को बोलेगा गवर्नमेंट बॉन्ड्स इधर पकड़ाओ, आई विल बाय इट एंड हियर इज द मनी। तो आरबीआई बाय कर सकता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बैंक से, ताकि देश के अंदर लोन की अवेलेबिलिटी, मनी की सप्लाई बढ़ा सके। आरबीआई सेल भी करता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कि फिर मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास पैसा बहुत पड़ा है और फिजूल खर्ची करोगे बिगड़ जाओगे, लाओ पैसा लाओ, अरे टॉफी दे रहा हूं ना, ये लो पैसा दो। मैंने सेल कर दिए इस टाइम पे सरकार के तौर पे बॉन्ड्स बैंकों को, और बैंकों का एक्सेस कैश सकअप कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, वरना तुम तो जनता को लोन में दे देते। जब देश में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है और हम नहीं चाहते कि बैंक लोन ज्यादा दे, तो आरबीआई बॉन्ड सेल करती है, कैश ले लेती है। बॉन्ड्स रखो तुम अपने पास, उस पर तुम्हें इंटरेस्ट मिलेगा, अभी रखो और ये पैसा हमें दो, हम नहीं चाहते तुम अभी इमीडिएटली पैसा जनता को लोन में दे दो। ये ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है। बैंक रेट एक ऐसा रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो बैंक्स लॉन्ग टर्म लोन देते हैं ना, 1 साल से ज्यादा समय के लिए, 10 साल 20 साल के लिए, उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिसाइड करता है। आजकल बैंक रेट की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रह गई है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट आ गया है एमसीएलआर, जो लेटेस्ट फंड्स के हिसाब से। किसकी क्या होता था, किसी ने 10 साल पहले लोन लिया था 12% पे, आज मार्केट में 9% रेट चल रहा है, तो अभी भी 12% पे क्यों अपना लोन रीपे करे, क्यों ना लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे रीपे करे, विच इज 9%। इसके लिए दोस्तों ऑफकोर्स लेटेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल करवाना होगा। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट बैंक रेट का ही एक एडवांस रूप है, जो 2016 के बाद आया था। यह आपको लेटेस्ट कॉस्ट पर लोन दिलवाता है, रीपे करवाता है। कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हम पढ़ चुके हैं,
कैश रिजर्व रेशियो, कैश में बैंक अपने पास रखता है, इस पर कुछ नहीं कमाता वो। SLR, ये आरबीआई के रेगुलेशंस के हिसाब से 0% से लेकर 40% तक हो सकता है, और ये पैसा बैंकों को खुद अपने पास ऐसे एसेट्स में रखना पड़ता है जो लिक्विड एसेट माने जाते हैं। मान लो कैश में, या तो गोल्ड में, या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर, जहां पे गवर्नमेंट इंटरेस्ट देती है। सरकार को उधार दे दिया पैसा और उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, जिसको आप बेच सकते हो तुरंत मार्केट में। राम को बेच दो, शाम को बेच दो, 100 लोग खड़े हैं मार्केट में। ऐसे ही रेपो और रिवर्स रेपो भी दो कॉन्सेप्ट है। रेपो है जब आरबीआई बैंकों को पैसा लोन पे देती है, बैंक वापस करते हैं, और ये रेपो रेट साथ साथ इंटरेस्ट के तौर पर चुकाते हैं। अगर ये बढ़ा दिया तो आरबीआई से पैसा लेना महंगा हो जाएगा और बैंक कम लोन दे पाएंगे। अगर रेपो रेट घटा दिया तो आरबीआई से पैसा लेना सस्ता हो जाएगा और बैंक ज्यादा लोन ले पाएंगे, ज्यादा जनता को लोन दे पाएंगे। रिवर्स रेपो इसका उल्टा है, ये वो रेट है जहां पे बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रख रहे हैं और इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं, और आरबीआई पैसा विद इंटरेस्ट वापस करेगा। इसको रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाता है ताकि बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास रखे। अगर 10% आरबीआई से मिल रहा है तो क्यों ना आरबीआई के पास रख दे, जनता को देंगे, किच किच कौन पालेगा। जनता पैसा वापस लौटाए ना लौटाए, माल्या की तरह भाग जाए, विजय माल्या की तरह। दूसरी बात, अगर इसको कटा देंगे, मान लो 0 कर दिया रिवर्स रेपो रेट, तो आरबीआई के पास रखने का कोई फायदा नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट जब होता है तो 0% पे बैंक्स का कोई फायदा तो नहीं रहा, तो आरबीआई के पास पैसा नहीं रखते, जनता को लोन में देते हैं। तो जब आरबीआई को जानबूझ के ये मैसेज कन्वे करना है कि जनता को लोन दो, तो रिवर्स रेपो रेट कम कर देगा, बहुत कम कर देगा। और जब आरबीआई को ये कन्वे करना है कि जनता को लोन मत दो, मेरे पास लेकर आ जाओ, तो रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा और उसके पास ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स, कस्टमर, लोग, बैंक्स जो है, जो उसके कस्टमर है, लेकर आएंगे, क्योंकि आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट। आरबीआई का एक और रोल है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। जब कोई बैंक डूब रहा होता है तो आरबीआई उसे बचा लेता है। कुछ क्वालिटेटिव टूल्स हैं जहां पे आरबीआई पब्लिसिटी करता है, नोटिफिकेशन निकालता है, प्रेस, मीडिया में, प्रेस में अलग अलग डिस्कशंस करता है। लोग लोन लेना चाहते हैं तो उन पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बना देता है कि जैसे 1 लाख का लोन लेना है, 20% एडवांस में तुम डाउन पेमेंट दो, 80% की वैल्यू पे लोन मिल जाएगा। मान लो तुम्हें 1 लाख का आईफोन खरीदना था, तो 20,000 खुद से लगाओ, 80,000 बैंक लोन देगा। सारा पैसा बैंक लोन दे देता तो सारा रिस्क बैंक का हो जाता। तुम्हारा भी तो सम स्किन इन द गेम होना चाहिए, तुम्हारा भी तो कुछ पैसा लगा होना चाहिए। मान लो 1 करोड़ का घर खरीद रहे हो, तो 20 लाख तुम अपना लगाओ, 80 लाख लोन मिल जाएगा। अब इसको बढ़ाया घटाया जा सकता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई इसको बढ़ाकर, इंक्रीज करके 30% कर देगा, जनता कम लोन ले पाएगी, क्योंकि 1 करोड़ का घर चाहिए तो 30 लाख लाओ, पहले 20 लाख लाना पड़ रहा था, अब 30 लाना पड़ेगा। फ्रॉम 20 to 30, a significant jump. Many people will not be able to afford, many people will stop taking loan. So when RBI wants people to take lesser loan, it will increase the margin requirement. When RBI wants people to take more loan, it will reduce the margin requirement. मान लो 10% कर दिया कि 1 करोड़ का घर लेना है, 10% मतलब 10 लाख लाओ, 90 हम देंगे, बैंक से दिलवाएंगे। ये होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो ऐसे मार्जिन ऑफ लोन आरबीआई डिसाइड करता है। मॉरल सुएशन आरबीआई रिक्वेस्ट करता है, बैंक्स प्लीज जनता को ज्यादा लोन दो, या बैंक्स प्लीज जनता को कम लोन दो, बैंक्स प्लीज ज्यादा इंटरेस्ट पे दो, बैंक्स प्लीज कम इंटरेस्ट पे दो, ऐसे रिक्वेस्ट करता है। ये है मॉरल सुएशन। और नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट एक्शन। अगर कोई बैंक आरबीआई बार बार अपील कर रहा है, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा है, मान नहीं रहा, तो जो लातों के भूत होते हैं वो कैसे मानते हैं, आप बता देंगे। तो ये है आपका क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टूल्स। मैंने कम से कम टाइम में समझाने की आपको कोशिश करी। इससे ज्यादा जो डेप्थ है वो हम इसको 2-2.5 घंटे के लेक्चर में कवर करते हैं, इस टॉपिक को ही बस। कई बार 3 घंटे भी जाता है, तो 5 मिनट 6 मिनट में ऑफकोर्स समराइज करके ही बता पाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हर साल सरकार बनाती है। बजट के ये कंपोनेंट्स हैं, अभी एक एक करके बात कर लेंगे, बट हाँ, बजट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि इंडिया में प्रिपेयर गवर्नमेंट करती है। ऑल्दो इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिलकर देश के लिए खर्चा करते हैं, बट गवर्नमेंट हमारी जो लाइफ है, अपने बजट के माध्यम से टैक्स लगाकर, हमारे लिए अलग अलग स्कीम्स के ऊपर पैसा खर्च कर हमारी लाइफ को इजी बनाती है, हमारे लिए खर्चा करती है और हमारे को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिलवाती है। अब कई बार ऐसा होता है कि भाई देश में सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए चाहिए और 50 लाख करोड़ आ गए, तो तब होता है बैलेंस्ड बजट। जितना पैसा चाहिए था उतना आ गया, काम खत्म, कुछ नहीं बचा। बट हां, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास 50 लाख करोड़ की जरूरत है, बट
40 लाख करोड़ ही इकट्ठा हो पा रहा है हमारी रेवेन्यू से, सरकार जो कमा पा रही है। तो बाकी 10 लाख करोड़ का क्या, वो उधार लेना पड़ता है, इट हैज टू बी बोरोड। तो आप या तो बैलेंस बजट देखते हो कि बराबर हो जाए दोनों, या तो आप डेफिसिट बजट देखते हो, या तो आप सरप्लस बजट देखते हो। सरप्लस के अंदर आपकी इनकम ज्यादा हुई, मान लो सरकार 50 लाख करोड़ 52 लाख करोड़ रुपए कमाई और 50 लाख करोड़ रुपए खर्च दी, 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आ गया हमारे पास, जो हमने खर्चा नहीं किया, सेव कर लिया, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। तो बजट ये 3 तरीके से हो सकते हैं दोस्तों। बजट के अंदर 2 खांचे हैं, एक टोटल खर्चे, टोटल एक्सपेंडिचर, और दूसरा टोटल रिसीट कलेक्शन, टोटल मनी कलेक्शन। दोनों को आप अलग अलग देखते हो, जिसके माध्यम से आपको बजट डेफिसिट के कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होती है। बजट डेफिसिट, डेफिसिट मतलब घाटा, घाटा मतलब जितना पैसा चाहिए था उतना पर्याप्त पैसा रहा नहीं। सरकार का रोल यह रहता है कि अगर पैसा पूरा पर्याप्त मात्रा में नहीं था, एडिक्वेट क्वांटिटी में नहीं था, तो गवर्नमेंट हैज टू बोरो। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है बजट वर्ड कहीं नहीं लिखा। आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन का यह कहता है कि गवर्नमेंट को एक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी होगी, जिसमें देयर आर एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। और ये पार्लियामेंट के सामने भारत के राष्ट्रपति रखते हैं हर साल, लोकसभा और राज्यसभा के सामने। इसकी स्पीच फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ के सुनाती है। तो बजट वर्ड इज नो वेयर मेंशन्ड। आर्टिकल 112 सेज दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज टू बी प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, जिसके अंदर आपको ये रिसीट्स का कॉलम देखने मिलता है और आपको ये एक्सपेंडिचर का कॉलम जो आप यहां देख सकते हो। रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, ये 2 पार्ट्स में बांट सकते हो। रेवेन्यू शब्द आ गया मतलब शॉर्ट टर्म, रेवेन्यू रिसीट्स मतलब शॉर्ट टर्म की रिसीट, जो पैसा आ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब शॉर्ट टर्म का खर्चा। कैपिटल रिसीट्स मतलब लॉन्ग टर्म की रिसीट्स, और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब लॉन्ग टर्म का खर्चा। अभी इसका मतलब एक एक करके समझ लेंगे, क्योंकि ये हमें पूरा इसी को ही पढ़ना है। अभी ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट है। इसके बाद मैं एक बार बता दूं, बजट बनाते हैं ना हम, तो हमें 3 पर्पस पूरे करने होते हैं: एलोकेटिव फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। अब एलोकेटिव फंक्शन का मतलब है एक ऐसा फंक्शन जहां पे सरकार अलग अलग गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद के पब्लिक को देती है, फ्री में बांटती है, जनता को अवेलेबल कराती है, मतलब ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराती है जो पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होंगे। गुड्स 2 तरीके के हो सकते हैं इकोनॉमिक्स में। तो पब्लिक गुड्स जो जनता में हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, जैसे पब्लिक पार्क हो गया, वो पब्लिक गुड है, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है उसे। और कुछ होते हैं प्राइवेट, मेरी गाड़ी प्राइवेट है, तुम आके यूज नहीं कर सकते। पब्लिक गुड्स में मैंने पब्लिक पार्क बताया, पब्लिक रोड्स बताया, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए, आपके डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हो गया। हमारा भाई आर्मी किसी एक बंदे की नहीं है, हम पूरे देशवासियों के लिए है, हम सब के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। तो इसलिए पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में यही फर्क है कि पब्लिक इज अवेलेबल टू एवरीवन, इट इज फॉर इंक्लूडिंग एवरीवन, इट इंक्लूड्स एवरीवन, द बेनिफिट इज प्रोवाइडेड टू एवरीवन। और पब्लिक गुड जो है आपका, वो किसी से छीनी नहीं जा सकती। प्राइवेट गुड्स हां मेरी है, मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं आप सबको, it is excludable. I can exclude you from enjoying the benefit. I can't do the same for a public good. It is non-excludable, the public goods. मैं नहीं कह सकता पार्क में मत जाओ, मैं नहीं कह सकता डिफेंस फोर्सेस तुम्हारी मदद नहीं करेंगी, तो मैं एक्सक्लूड नहीं कर सकता उससे। यू आर नॉन एक्सक्लूडेबल। प्राइवेट गुड से कर सकता हूं। तुम क्या सोच रहे हो मेरे कप की चाय पी के चले जाओगे? आई कैन एक्सक्लूड यू फ्रॉम ड्रिंकिंग दैट टी। ऐसे ही ये प्रोडक्ट नॉन राइवलरस भी माने जाते हैं जो पब्लिक गुड्स होते हैं। पब्लिक गुड्स आर कंसिडर्ड नॉन राइवलरस, मींस कि आप वन पर्सन कंजम्पशन डज नॉट रिड्यूस द अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स। कि मैं अगर पार्क में चला गया तो तुम्हें नहीं जाने का मौका मिलेगा, तुम भी जा सकते हो, मैं भी जा सकता हूं, हम सब जा सकते हैं। मेरे इस्तेमाल करने से तुम्हारे इस्तेमाल पे कोई असर नहीं आता। वी आर नॉट राइवल टू ईच अदर। प्राइवेट गुड राइवलरस होते हैं। शोरूम में एक ही गाड़ी बची है, तो तुम खरीदोगे तो मैं खरीदूंगा, मैंने खरीदी तो तुम नहीं चला पाओगे, सीधा सा उसूल है। तो पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स में यही फर्क है, ध्यान से सुनना। पब्लिक गुड्स आर नॉन राइवलरस, सब इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर नॉन एक्सक्लूडेबल, सबके लिए ओपन है, एवरीबडी कैन एंजॉय द बेनिफिट। प्राइवेट गुड्स आर राइवलरस, दे आर एक्सक्लूडेबल। और ये क्यों हम देख रहे हैं कि पब्लिक गुड्स सबके लिए अवेलेबल कराने हैं, उनको सबको बेनिफिट देना है, तो इसीलिए एलोकेटिव फंक्शन है सरकार का कि वो एलोकेट करती है सबको, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करती है सबको, इक्वालिटी क्रिएट करने की कोशिश करती है सरकार। ये इसका एक मकसद रहता है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट आपका है सेकंड फंक्शन, रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। सरकार क्या करती है? अमीरों से पैसा लेती है, टैक्स लेती है और गरीबों को बांटती है।
ये रीडिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन है सरकार का। लोगों की इनकम का एक हिस्सा टैक्स में लिया और वो दूसरा जो गरीब हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से चेंज लाने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, समानता और समता क्रिएट करने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। और तीसरा फंक्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, स्टेबिलाईजेशन फंक्शन। कभी भी कोई भी फ्लक्चुएशन आ सकता है इकोनॉमी में। अचानक से लोगों की इनकम कम होनी शुरू हो जाए, अभी वॉर सिचुएशन है तो अचानक से वॉर की वजह से इनकम पर इंपैक्ट आ सकता है, महंगाई बढ़ सकती है, बेरोजगारी बढ़ सकती है, इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में प्रॉब्लम आ सकती है, जॉब्स कम क्रिएट हो। उस टाइम पे स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट को रोल प्ले करना होता है दोस्तों, बजट के माध्यम से। इसलिए स्टेबलाइजेशन फंक्शन इंपॉर्टेंट है टू क्रिएट बैलेंस इन द इकोनॉमी। ये फंक्शंस आपने पढ़े तीन, ये बजट के मेन तीन फंक्शन है। अब वापस आते हैं बजट के कंपोनेंट्स पे, एक एक करके इन कंपोनेंट्स पे चलते हैं ताकि हम डीप में इसका मीनिंग समझ सके। सबसे पहले रेवेन्यू बजट देखो। रेवेन्यू बजट का मतलब है जो पैसा सरकार के पास आ रहा है शॉर्ट टर्म सोर्सेस से, या जो सरकार खर्च रही है शॉर्ट टर्म सोर्सेस के ऊपर। इसमें सबसे पहले स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स मतलब शॉर्ट टर्म की रिसीट्स। शॉर्ट टर्म मतलब एक साल से कम समय। इसमें क्या आएगा? इसमें वो सारा पैसा जो सरकार टैक्सेस और टैक्स के अलावा कुछ और एडिशनल नॉन टैक्स सोर्सेस से कमाती है, जो एक साल से कम समय के लिए है, जिसको इस्तेमाल करती है अपने बेसिक खर्चों को पूरा करने के लिए, वो आते हैं। टैक्स में भी डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स हो सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल पर्सनल इनकम टैक्स हो गया, कंपनियों पे लगने वाला टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गया, एक्सेट्रा। इंडिया में हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम फॉलो करते हैं, मतलब जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है वैसे वैसे टैक्स का रेट भी बढ़ता है। तो जितनी ज्यादा इनकम वो ज्यादा टैक्स पे करेगा, जो ज्यादा टैक्स पे करेगा वो देश की खर्चे के लिए ज्यादा पैसा कमा के दे रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है देश की ग्रोथ में। तो ये कॉन्सेप्ट आपको कहां देखने मिलता है? रेवेन्यू रिसीट्स के अंदर। नॉन रेवेन्यू सोर्स में आता है, जो रेवेन्यू रिसीट्स दो तरीके की हैं, टैक्स और नॉन टैक्स। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है कोई सरकारी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, सरकार जो हमसे फीस लेती है फॉर्म भरवाने की, डिविडेंड्स आ गए कंपनियों के, जो प्रॉफिट का हिस्सा होता है, ये सब आपका रेवेन्यू रिसीट में आता है। मूव टू दी अदर सेक्शन। अब हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर वो सारा खर्चा जिसमें सरकार रोड्स को रिपेयर मेंटेन के लिए, किसी भी सरकारी एसेट को रिपेयर मेंटेन करने के लिए खर्च रही है, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट की पेमेंट, ये सारी शॉर्ट टर्म है। हर महीने सैलरी देनी होती है, हर महीने हर साल इंटरेस्ट पे करना होता है अगर सरकार ने कोई उधार लिया है। स्टेट गवर्नमेंट्स को कई बार पैसा दान करना पड़ता है, ये लो यूपी, ये लो बिहार, ये लो राजस्थान, ये लो महाराष्ट्र। तो ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है दोस्तों, रेवेन्यू बजट के तहत। मूव टू द कैपिटल बजट पार्ट। ये क्या है? ये लॉन्ग टर्म नेचर का है, एक साल से लंबे समय का। इसके अंदर एसेट्स और लायबिलिटीज में भी परिवर्तन होता है। सबसे पहले कैपिटल रिसीट्स, सरकार के पास जो पैसा आ रहा है। सरकार ने जमीन बेची, सरकारी जमीन, पैसा आया। सरकार ने सरकारी कंपनी बेची, डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। व्हेन यू आर विड्रॉइंग योर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी एंड मेकिंग इट प्राइवेट, चाहे प्राइवेट कर रहे हो, चाहे 1% शेयर बेच रहे हो, चाहे 10% बेच रहे हो, चाहे 100% बेच रहे हो, ये सब डिसइन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आता है। कैपिटल रिसीट्स के अंतर्गत वो रिसीट्स आती है जो सरकार कमा रही है। एनी इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, एनी मनी विच गवर्नमेंट रिसीव्स फ्रॉम द सेल ऑफ द एसेट और बाय टेकिंग अ न्यू लोन। नया लोन लेते हो, लायबिलिटी क्रिएट होती है। एसेट्स आपके बेच रहे हो, जमीन है बेच रहे हो, एसेट्स कम हो रही है। ये क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर कि कैपिटल रिसीट्स में एसेट्स कम होते हैं, लायबिलिटी आपकी बढ़ती है। सच बात है, ये तो झूठ बिल्कुल भी नहीं है। तो कैपिटल रिसीट्स एक हो सकती है डेट क्रिएटिंग, जिसमें आप उधार ले रहे हो। एक है नॉन डेट क्रिएटिंग, है जो एग्जांपल दिया, सरकारी कंपनी या कंपनियों के शेयर्स अगर बेच दो। लेट्स मूव टू दी कैपिटल एक्सपेंडिचर। लॉन्ग टर्म के सरकार के खर्चे, सरकार रोड बनवाती है, हाईवे बनवाती है, उधार लिया है वापस चुका देती है उसके प्रिंसिपल अमाउंट को, बिल्डिंग खरीदती है, मशीन खरीदती है, लैंड खरीदती है, वॉट एवर। इस सब में जो हुआ खर्चा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। दो तरीके के होते हैं, प्लान्ड और नॉन प्लान। हालांकि आजकल हमने प्लान और नॉन प्लान की डेफिनेशन छोड़ दी है, तो इसलिए उसको हम अभी परस्यू नहीं करेंगे। बट हाँ, ये दो प्रकार के प्लान और नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आप बांट के देख सकते हैं दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर शो करता है कि सरकार एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए क्या खर्च रही है, सरकार लॉन्ग टर्म के एसेट्स कितने क्रिएट कर रही है, क्योंकि वो देश की ग्रोथ के लिए जरूरी है। बट ऐसा ना हो कि सरकार बेइंतहा खर्चती जाए। वॉट एवर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट इज मेकिंग शुड हैव अ कमेंसरेट रिसीट ऑल्सो। मतलब जितना पैसा आया उतना ही पैसा खर्चो,
ज्यादा उधार सर के ऊपर मत बढ़ाओ। अगर आपने बहुत ज्यादा उधार अपने ऊपर रखा तो आप फिस्कल डेफिसिट जैसी प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? इस सारे कंपोनेंट के अंदर फिस्कल डेफिसिट का मतलब है जो सरकार को पैसा उधार लेना पड़ रहा है। अब हमने डेफिसिट की बात करी ही है तो एक और डेफिसिट देख लेते हैं। ये ए रेवेन्यू रिसीट्स और ये बी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यह शॉर्ट टर्म का पैसा जो आ रहा है, यह शॉर्ट टर्म का पैसा जो जा रहा है। अगर हमारा रेवेन्यू रिसीट माइनस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कर देता हूं कि कितना पैसा कमाया, मान लो 10 लाख करोड़ कमाया और 10 लाख करोड़ खर्च दिया और ये जीरो आ गया, तो हम कहेंगे रेवेन्यू डेफिसिट या घाटा जीरो है। अच्छी बात है। बट अगर आपने 10 लाख करोड़ कमाए और खर्च दिए 12 लाख करोड़ रुपए, सर ज्यादा कैसे खर्च दिए? उधार मांग कर। तो फिर तो बेटा 2 लाख करोड़ जो माइनस में आ रहा है ना, ये तो अच्छी बात नहीं है। दिस इज नॉट अ गुड डील और ये रेवेन्यू डेफिसिट को शो करता है। तो पहला पॉइंट फिस्कल डेफिसिट था सरकार की टोटल उधारी, टोटल बोरोइंग्स ऑफ द गवर्नमेंट। रेवेन्यू डेफिसिट था रेवेन्यू रिसीट्स माइनस एक्सपेंडिचर, ए माइनस बी। इससे सिंपल तो नहीं बता सकता। ये अगर जीरो होता है तो अच्छी बात है, पर अगर रेवेन्यू डेफिसिट हुआ मतलब आपने खर्चा ज्यादा कर दिया अपनी रिसीट्स के मुकाबले, तो फिर बेटा देश ज्यादा ग्रो कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप जो लॉन्ग टर्म के लिए खर्चना चाहते थे वो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए खर्च दिया। मतलब ये वही बात हो गई कि मेरे पास सैलरी आ रही है, मैंने खाने पीने के ऊपर पैसा खर्च दिया, उसको मैं अपने दिमाग को बेहतर करने के लिए कोर्सेज खरीदता, लर्निंग करता, लैंग्वेजेस सीखता तो कुछ फायदा भी होता, एमबीए करता तो कुछ फायदा भी होता, पर इधर उधर खाने और पीने पे ही उड़ा दिया मैंने। विच इज नॉट अ गुड थिंग, यू अंडरस्टैंड राइट? इसलिए दोस्तों रेवेन्यू डेफिसिट का कॉन्सेप्ट देखने के लिए बहुत जरूरी होता है सरकार का कि क्या आपको उधार तो नहीं लेना पड़ रहा आजकल के रोजमर्रा के खर्चे, डेली बेसिस के खर्चे को या शॉर्ट टर्म के खर्चों को पूरा करने के लिए। अगर ऐसा है तो आपके देश की इकोनॉमिक ग्रोथ पे, जनता के वेलफेयर पे एक बड़ा असर आ जाता है, मैसिव असर आ जाता है दोस्तों। एक और ऐसा कॉन्सेप्ट होता है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट नापता है एक्चुअल डेफिसिट सरकार का, उधार जो हुई है उसमें से इंटरेस्ट जो पुरानी पेमेंट्स पे देना था वो माइनस कर दो। मतलब इस साल के लिए कितना पैसा आपको उधार में लेना पड़ रहा है। मतलब 10 लाख करोड़ उधार में लिया, उसमें से 3 लाख करोड़ तो पिछला इंटरेस्ट था, तो इस साल के लिए तो मैं एक्चुअली 7 लाख करोड़ ही खर्च पा रहा हूं। तो ये तीसरे प्रकार का डेफिसिट हो गया। मैं लिख भी देता हूं इनको एक जगह, प्राइमरी डेफिसिट इसे कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रकार के डेफिसिट देखे बेटा। सबसे पहले शुरू किया था फिस्कल डेफिसिट, फिर से रिपीट कर रहा हूं, दिस इज द टोटल बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड हमने देखा रेवेन्यू डेफिसिट, जब आप शॉर्ट टर्म के नेचर से कमाए गए पैसे को खर्च दो, बल्कि आपको और उधार लेना पड़े ताकि आपको अपने शॉर्ट टर्म खर्चों को पूरा करना पड़ रहा है, तो दैट इज अ रेवेन्यू डेफिसिट। इट इज नॉट अ गुड थिंग। भाई लॉन्ग टर्म के लिए रोड बनाओ, हाईवे बनाओ, आप सैलरीज, पेंशन, इन चीजों के इस्तेमाल के लिए उधार ले रहे हो, बताओ ये कोई बात हुई? अनसस्टेनेबल क्रिएट कर रहे हो सिस्टम इंडिया के अंदर। तीसरा है प्राइमरी डेफिसिट, ये कहता है फिस्कल डेफिसिट में से पुरानी इंटरेस्ट पेमेंट्स रिमूव कर दो ताकि ये पता चले कि करंट ईयर में कितना पैसा आपको इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये सब के सब डेफिसिट जो है सरकार की फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, जहां पे सरकार जो देश के अंदर प्रोडक्शन करती है, देश के अंदर आउटपुट क्रिएट करती है, लोगों के इनकम को बढ़ाने की कोशिश करती है, टैक्स लगाती है, जनता पे खर्चा करती है, उस पैसे का टैक्स को इकट्ठा करके, ये सब का सब सरकार की फिस्कल पॉलिसी, पब्लिक फाइनेंस की पॉलिसी, जिसको हम फिस्कल पॉलिसी भी कहते हैं, उसके तहत आता है। तब आप समझ चुके हैं व्हाट इज द फिस्कल पॉलिसी। सरकार की टैक्स लगाने की, बजट बनाने की पॉलिसी, जिसमें सरकार कितना पैसा कहां से कमा रही है और किस में कैसा खर्चा कर रही है, ये डिसीजंस लेती है ताकि देश के अंदर इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, इनकम बढ़े, देश के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ज्यादा से ज्यादा हो सके। मेन सरकार के उपकरण यहाँ पे, टेक्नोलॉजी यहाँ पे टैक्सेस की है, बजट बनाने की है, जिससे इंडिया के अंदर फिस्कल पॉलिसी का इस्तेमाल करके सरकार स्टेबिलाईज कर सकती है इकोनॉमी के अंदर, अलग अलग क्राइसिस के अंदर। जैसे कई बार क्या होता है, देश के अंदर ना ग्रोथ नहीं हो पा रही, लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा टैक्स लगाए हुए, टैक्स कम कर दो, ग्रोथ होने लगेगी। या देश के अंदर बहुत महंगाई बढ़ गई है, टैक्स बढ़ा दो, लोगों के हाथ से पैसा छीन लोगे। तो स्टेबिलाईज कर देती है सरकार टैक्सेस लगा के। जब देश में इकोनॉमिक एक्सपेंशन की जरूरत है या देश में रिसेशन के हालात हैं, तब फिस्कल पॉलिसी जैसा एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होता है एडजस्ट करने के लिए, मार्केट के अंदर ग्रोथ को लाने के लिए, जनता के वेलफेयर को क्रिएट करने के लिए, भलाई करने के लिए जनता की, और उनको अलग अलग फायदे देने के लिए। अगर जरूरत पड़ती है तो सरकार को उधार भी लेना पड़ता है। अगर टैक्सेस से कमाया गया पैसा पूरा नहीं पड़ता तो सरकार को उधार लेना पड़ता है, नोट भी छापने पड़ते हैं, प्रिंट भी करना पड़ता है मनी। बट प्रिंटिंग मनी इज नॉट द सोल्यूशन। ये वही बात हो गई कि सरकार ने नोट छाप के जनता को दे दिया, सेलर्स ने अगर 100 रुपए की चीज बेचते थे तो रेट बढ़ा दिया, 200 कर दिया,
अब नोट छापने का फायदा क्या हुआ, प्राइस तो मार्केट में बढ़ गए ना। तो प्रिंटिंग करेंसी विच इज ऑल्सो नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग, ऑल्सो नोन एज डेफिसिट फाइनेंसिंग इज नॉट द राइट थिंग टू डू। इसलिए डेफिसिट को, डेट को कम करना चाहिए। इसलिए हमारे देश में एक FRBM एक्ट वाजपेयी जी लेकर आए थे, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, जो टाइम टू टाइम अमेंड भी हुआ है, चाहे 2012-13 हो, चाहे 2016 हो। इसमें चेंजेस भी आए हैं, कमिटी भी बनी थी, एनके सिंह कमिटी, ताकि इसमें सुधार कर सकें। इस 2002-2003 के ओरिजिनल कानून में टाइम टू टाइम इसलिए अमेंडमेंट्स या अपडेट्स आए हैं दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। FRBM एक्ट सरकार को एक दायरे में बांध देता है कि यू कैन नॉट स्पेंड मोर मनी देन रिक्वायर्ड। आपको और उधार लेने की परमिशन नहीं है। अगर लोगे तो देश की ग्रोथ, देश की डेवलपमेंट पे एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। डेट को रिड्यूस करो, डेफिसिट को रिड्यूस करो, टैक्सेस बढ़ाओ, खर्चे कम करो, इनकम बढ़ाओ। इनकम बढ़ाओगे, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर करोगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करोगे, अमीरों पे ज्यादा टैक्स लगाओगे और उसका पैसा गरीबों को दोगे, तो उससे देश ग्रो और डेवलप होगा दोस्तों। तो यही लॉजिक है हमारा कि हम डेफिसिट कम करें, अपने डेट को, अपनी उधारी को ज्यादा से ज्यादा मात्रा के अंदर स्ट्रीमलाइन करें, तभी देश में तरक्की आ सकती है। सिंपल सा लॉजिक है। यस, सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ओपन इकोनॉमी, जो इंडिया को दुनिया के साथ जोड़ता है। मतलब एक एक्चुअली एक रिकॉर्ड है, एक अकाउंट है, एक पासबुक में जैसे डिटेल्स होती है ना अलग अलग ट्रांजैक्शंस की, हर साल इंडिया एक अकाउंट बनाता है जिसका नाम है BOP। द फुल फॉर्म इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शंस। इंडिया बाहर से कुछ खरीद रही है, बाहर वाले लोग हमसे कुछ खरीद रहे हैं, फॉरेनर्स हमसे कुछ खरीद रहे हैं, उस सब का एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है जो कि आप बैलेंस ऑफ पेमेंट के नाम से जानते हो। सारी ट्रांजैक्शंस कौन सी? करंट अकाउंट की ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस। इंडिया के लोग बाहर से कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, फोन खरीद रहे हैं, घड़ी खरीद रहे हैं, वॉटेवर, बाहर के लोग इंडिया से कुछ भी खरीद रहे हैं, जैसे कि दवाइयां खरीद रहे हैं, जैसे कि ज्वेलरी खरीद रहे हैं, तो वो इस रिकॉर्ड में लिखा जाता है। मतलब बाहर से कितना पैसा आया और इंडिया से कितना पैसा गया, एक तरीके का बही खाता है। ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक वे। करंट अकाउंट है, ये शॉर्ट टर्म नेचर की ट्रांजैक्शन होती है। कैपिटल अकाउंट है, लॉन्ग टर्म नेचर की, एक साल से लंबे समय की ट्रांजैक्शन होती है। आप सामान, गुड्स, मर्चेंडाइज, विजिबल, इनको ये कहा जाता है। इंडिया के बाहर से खरीदते हैं और इंडिया बहुत खरीदता है, तेल खरीदता है, गोल्ड खरीदता है, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदता है, तो यहां हम नेगेटिव देखते हैं, हमें बाहर से ज्यादा खरीदना पड़ता है बाहर बेचने के मुकाबले। बट सर्विसेज में हम पॉजिटिव है। हमारे यहाँ गुरुग्राम है, नोएडा है, हैदराबाद है, चेन्नई, IT हब है इंडिया, ग्लोबल IT हब। सॉफ्टवेयर, IT कंपनीज यहां पे हैं, कॉल सेंटर्स, BPOs यहां पर हैं। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कैन बी पॉसिबल। तो मुद्दे की बात दोस्तों ये है, यहाँ पे हम बहुत पैसा कमा रहे हैं, हम एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं इंपोर्ट के मुकाबले। और एक्चुअली यही तो देख रहे हो कि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट के मुकाबले, एक्सपोर्ट्स कम है इंपोर्ट के मुकाबले। जब हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते हैं तो डेफिसिट कहा जाता है, घाटा कहा जाता है। जब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं तो सरप्लस कहा जाता है, राइट। चलो, थर्ड है यूनिलैटरल ट्रांजैक्शन, एक तरफा ट्रांजैक्शन। जैसे मैंने आपको हैप्पी बर्थडे बोला और गिफ्ट दिया और आपने थैंक यू बोला, बदले में तो आप मुझे थैंक यू के अलावा कुछ नहीं दे रहे हो ना। बर्थडे है, एंजॉय करो, गिफ्ट है भाई। इट इज अ वन साइडेड ट्रांजैक्शन। ऐसे ही मैं आपको डोनेट कर दूं, अरे अरे बड़ा बेचारे बुरी हालत में है, ये ले पैसा। मैं आपको इंडिया के बाहर रह रहा हूं, मैं अपने परिवार, अपने भाई, अपने बहन, अपनी माँ, अपने बाप, अपनी बीवी को अगर पैसा भेज रहा हूं तो वो रेमिटेंस हो गया। तो डोनेशन, गिफ्ट और रेमिटेंस, ये सब कुछ यूनिलैटरल ट्रांजैक्शंस में आते हैं, जो इंडिया के बाहर से इंडिया में आ रहा है, जो इंडिया से इंडिया के बाहर जा रहा है। हम यहाँ पॉजिटिव में, क्योंकि करोड़ों भारतीय इंडिया के बाहर हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन के तौर पे दूसरे देश में है, वहां पैसा कमाते हैं, यहाँ पे भेजते हैं, तो ये पॉजिटिव में रहता है। इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट, मतलब बाहर, इंडिया के बाहर जो इनकम जा रही है, यहाँ प्रॉफिट कमा रही है कंपनियां, हमारे देश में इंटरेस्ट छाप रही हैं, इंटरेस्ट कमा रही है, ब्याज कमा रही है, मतलब डिविडेंड प्रॉफिट का हिस्सा होता है वो कमा रही है, यहां से पैसा ले जाती है बाहर। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे पास, यूनिलीवर, हिंदुस्तान यूनिलीवर के आप नाम से आप जानते हो, बट इट इज अ फॉरेन कंपनी, राइट। इलॉन मस्क भी आना चाह रहे हैं टेस्ला लेकर, हमारे यहाँ सैमसंग है, हमारे यहाँ एप्पल अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो जहां जितना भी प्रॉफिट यहाँ पे करते हैं ना ये फॉरेन इन्वेस्टर, यहां से लेकर बाहर जाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये माइनस में है, क्योंकि बहुत पैसा इंडिया के बाहर जा रहा है, क्योंकि इंडिया में बहुत फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, तो लाजमी बात है बहुत पैसा इंडिया से बाहर जाता भी होगा। कैपिटल अकाउंट में तीन है आपके, तीन पार्ट्स, बोरोइंग एंड लेंडिंग, इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, FDI,
और एफआईआई के तौर पे जो इन्वेस्टमेंट आती है। एफडीआई होती है लंबे समय के लिए टिकाऊ निवेश। मान लो इलॉन मस्क अपनी टेस्ला की कार बनाने की फैक्ट्री इंडिया खोलता है, मैनेजमेंट सिखाएगा इंडियंस को अपने हिसाब से, टेक्नोलॉजी अपनी यूएस से लेकर आएगा, इंडियंस को सीखने का मौका मिलेगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए होता है, टिकाऊ निवेश होता है। 10% से ज्यादा अगर किसी इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो वह एफडीआई माना जाता है। वैसे तो एफडीआई जब होता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फैक्ट्रीज ये सब खोली जाती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एक ही बात है, एफपीआई कहते हैं इसको। ये दूसरा पहलू है। ये शॉर्ट टर्म के लिए, मान लो कोई अमेरिकन है, उसको इंडियन स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने का मन हुआ, रिलायंस में पैसा लगाया, 10% रिटर्न कमाया और 1 महीने बाद शेयर बेच के चला गया। वो सिर्फ रिटर्न कमाने आया था, टिकने नहीं आया था। तो ये हॉट मनी भी कहा जाता है इस वजह से कि टिकने नहीं आए हैं, यहां पैसा कमाएंगे और चले जाएंगे। तो ये दूसरी कैटेगरी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। बोरोइंग एंड लेंडिंग में यस, इंडियन कंपनीज बाहर से उधार लेती हैं और हम भी बाहर की कंपनियों को उधार देती हैं, राइट। हमने जैसे श्रीलंका को उधार दिया था, वहां की सरकारी कंपनी को उधार दिया था, एग्जाम्पल है आपका। दूसरा हो गया जब इंडिया एक्सटर्नल डोनेशंस लेता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से, तो ये आपका बोरोइंग एंड लेंडिंग में आता है। और कुछ इंडियंस कई बारी फॉरेन में जो रह रहे होते हैं वो फॉरेन में अकाउंट्स खुलवाते हैं ताकि अपना पैसा सेफ रख सके, तो वो भी कैपिटल अकाउंट की कैटेगरी में ही आता है। मेरा जो मकसद है बताने का वो ये है कि करंट अकाउंट में हम घाटे में है, डेफिसिट में, क्योंकि हमें चाइना और बाकी देशों से बहुत सामान खरीदना पड़ता है। डिफेंस के वेपन्स खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, दवाइयां खरीदते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम सरप्लस में है। और देखो, अगर जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं ना, मेरा दोस्त पतला सा है और मैं मोटा सा हूं, मैं उसके आगे खड़ा हो गया और मेरे पीछे खड़ा हो गया, वो छुप गया मेरे पीछे, दिख ही नहीं रहा, और बाद में देखा कि अरे ये भी है, राइट। ऐसे ही एक व्यक्ति है, बहुत लंबे हैं, उनकी हाइट 6'8" है, मैं उनके पीछे खड़ा हो जाता हूं, मैं भी नहीं दिखता, तो ओवर शैडो कर लेते हैं। ऐसे ही सरप्लस जो है कैपिटल अकाउंट का, दैट इज मोर देन द डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट। गॉट इट? सरप्लस ऑफ कैपिटल अकाउंट इज मोर देन द डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट। और मोर देन होने की वजह से दोस्तों आपको देखने मिलेगा कि इंडिया के अंतर्गत, भारत में, हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का ओवरऑल देखें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम न्यूट्रल रहते हैं। हमारे पास सरप्लस रहता है, जो हमारी क्या हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि हम अभी भी बाहर से ज्यादा पैसा कमा रहे हैं थैंक्स टू कैपिटल अकाउंट। तो बाहर से ज्यादा पैसा इंडिया में आ रहा है, और जो आता है उसको हम डॉलर्स को अपनी तिजोरी में रख देते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का पार्ट बन जाता है। कभी कभार जरूरत ऐसी पड़ती है कि घाटा हो गया, डेफिसिट हो गया, तो उस तिजोरी से पैसा निकालकर मार्केट में डालना भी पड़ता है। तो हम बेसिकली कैपिटल अकाउंट का सरप्लस इतना कमा रहे हैं कि हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन देख रहे हैं। कैपिटल अकाउंट में सरप्लस है, करंट में भले ही डेफिसिट में, घाटे में, पर यह सरप्लस इतना है कि जिससे आपके घाटे पूरे हो जाते हैं। और कभी जरूरत पड़ती है तो आरबीआई की तिजोरी से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व निकाल लेते हैं, आइदर टू बाय डॉलर और टू सेल डॉलर। ये जिस्ट है आपका ओपन इकोनॉमी के टॉपिक के अंदर। इसमें फॉरेन एक्सचेंज भी पढ़ना होता है, बहुत कुछ पढ़ना होता है, तो वो हम अपने फाउंडेशन बैच के लेक्चर्स के अंदर करते हैं दोस्तों।